फ्रेंड्स, आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूं। और ये जो आज आपकी क्लास होगी, इसे आप मैराथन क्लास या फिर महामैराथन क्लास कह सकते हो। जैसे कि आप सभी की डिमांड है कि टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराई जाए, तो आज टॉपिक वाइज प्रैक्टिस में हम टेक्सटाइल के यहाँ पर जो प्रश्न लेकर आए हैं वो आपका सबसे पहले जूट से संबंधित होगा, उसके बाद ऊन और फिर रेशम से संबंधित प्रश्न हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा क्लास में बिल्कुल। यहाँ पर शून्य से शिखर तक का मसला रहेगा, क्योंकि छोटे से बड़ा हर प्रश्न हमने उठाने की कोशिश की है। और कोई प्रश्न अगर रह भी जाता है तो उसको हम आपको मतलब ओरली अब यहाँ पर बता देंगे। ठीक है, जो कि पूरा आपका रिवीजन कह सकते हो आप। बहुत ही स्पेशल यूनिक क्लास होने वाली है, तो वीडियो में पेशेंस के साथ बने रहिएगा। हो सकता है लास्ट के प्रश्न बहुत अच्छे हों और आप उन्हें स्किप कर दें, छोड़ दें, बीच में वीडियो छोड़कर चले जाएं, तो ये नुकसान आपका होना है। ठीक है, तो वीडियो को एक बार मैं उम्मीद इतना तो कर ही सकती हूँ कि अपने मित्रों को शेयर कर दें आप, और चैनल को नए आए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब ये ऐसे ही धुआंधार प्रैक्टिस यहाँ चैनल पर चलने वाली है। ठीक है, तो अच्छे स्कोर के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको लिंक मिलता रहे वीडियो का। जो लोग ऑल बटन पर नहीं क्लिक करते हैं, मतलब सब्सक्राइब तो कर लेते हैं पर ऑल पर क्लिक नहीं करते हैं, तो उन्हें अक्सर वीडियो नहीं मिलते हैं, कमेंट भी आते हैं कि वीडियो नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो वो उसका रीज़न ये है कि आपने ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक नहीं किया है। ठीक है, ओके, अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपको बोर्ड पर दिख रहा है, जूट शब्द किस भाषा के शब्द जटा से निकला है? क्या भारतीय शब्द है ये, या पाली शब्द है, संस्कृत शब्द है, या फारसी शब्द है? तो जूट शब्द किससे निकला है आप जानते हो, ये संस्कृत शब्द से निकला है जूट शब्द। ठीक है, और इसका जो संस्कृत से जो ये जूट शब्द निकला है, इसका मतलब अगर हम बात करें क्या होता है, अर्थ जानने से पहले हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं। जो ये जूट शब्द है, ये पूछा जाए तो ये मतलब जूट शब्द, जो शब्द में जो जटा है, ये तो निकला है आपके संस्कृत भाषा से, लेकिन अब हम इसको क्या कहते हैं, टाट शब्द कहते हैं। अगर पूछा जाए टाट क्यों कहते हैं, तो भारतीय शब्द है ये टाट। हालांकि संस्कृत भी हमारी भाषा है, लेकिन अब हम लोग संस्कृत नहीं बोलते हैं, तो ये जो हमारी नॉर्मल जो हमारी भारतीय भाषा है उसमें इसे टाट कहा जाता है। अब बात आती है टाट का क्या अर्थ होता है, तो टाट, इसी टाट का अर्थ होता है मतलब जटा से जूट, जो जूट है, ठीक है, जटा से यहाँ पर क्या निकला है, टाट निकला है। और टाट का क्या मतलब होता है, यहाँ पर टाट का मतलब होता है आपका उलझा हुआ रेशा। ठीक है, उलझा हुआ रेशा। ओके, उलझा हुआ रेशा, क्योंकि इसमें क्या होता है, रेशों को आपस में मिक्स करने का या मिश्रण करने का बहुत ज़्यादा गुण पाया जाता है। ये बहुत जल्दी उलझ जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे में ये लिपट जाते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, तो जटा से क्या निकला, जूट निकला। और भारत में अब इस जूट को क्या कहते हैं, टाट कहते हैं। इससे कट्टे, बोरे वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अच्छा, इतना तो पता ही होगा, जो हमारा जूट रेशा होता है ये कहाँ से मिलता है, तो प्रकृति से मिलता है। ठीक है, प्रकृति से मिलता है। प्रकृति में किससे मिलता है, ये वनस्पति से प्राप्त होता है। वनस्पति से प्राप्त होता है। वनस्पति में भी अगर पूछा जाए किससे मिलता है, तो वनस्पति में भी ये किससे, तने से प्राप्त होता है। किस प्रकार का रेशा है, सेल्यूलोजिक रेशा है। ठीक है, सेल्यूलोजिक रेशा है। ओके, सेल्यूलोज पाया जाता है। ओके, लेकिन क्योंकि इसमें मजबूती का अभाव होता है और इसे स्वर्ण रेशा भी कहते हैं, तो इस वजह से मजबूती के अभाव के कारण कपड़े इससे नहीं बनाए जाते। क्या बनाया जाता है इससे, आपके दरी, तंबू, तिरपाल, टाट, रस्सियाँ, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। निम्न कोटि के कागज़ बनाए जाते हैं, निम्न कोटि के कपड़े भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम स्वर्ण रेशा भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। क्लियर हुआ? आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। भारत में जूट का प्रथम कारखाना किस सन में खोला गया? 1859 में, 1850 में, 1860 में, या फिर 1871 में? तो भारत में जो जूट का प्रथम कारखाना खोला गया वो खोला गया 1859 में खोला गया। जो ये जूट है, जो ये जूट का कारखाना 1859 में खोला, ये किसने खोला? तो ये एक स्कॉटलैंड के व्यापारी थे। स्कॉटलैंड के व्यापारी थे, स्कॉटलैंड के ये कौन थे, एक व्यापारी थे, के व्यापारी ने खोला। ठीक है, व्यापारी ने खोला। ओके, क्लियर हुआ? एक व्यापारी थे, उनके मतलब प्रयास से ये खोला गया। कहाँ खोला गया? ये 1859 में कोलकाता में ये कारखाना खोला गया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। जूट के रेशों की लंबाई कितनी होती है? जूट के रेशों की लंबाई कितनी होती है? तो जूट के जो रेशे होते हैं, क्या 2 से 3 फीट लंबे होते हैं, 3 से 4 फीट होते हैं, या फिर 6 से 8 फुट होते हैं, या फिर 6 से 10
फुट लंबे होते हैं। तो जूट के रेशे की यहाँ पर जो है बात चल रही है। तो रेशे जो होते हैं यहाँ पर 6 से लेकर 10 फुट तक लंबे होते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। जूट के रेशे कितने लंबे होते हैं? 6 से 10 फुट तक लंबे होते हैं। क्लियर हुआ? आगे हम बात करते हैं यहाँ पर जो अगर पूछा जाए जूट उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है, तो हमारा भारत देश है। अब इस समय भारत देश प्रथम स्थान पर है। ठीक है, प्रथम स्थान पर भारत देश है। ओके, और ये जो भारत देश तो है, अच्छा ये पता है आपको ये किससे प्राप्त होता है? तो ये तने से, अभी हमने आपको बता ही दिया, तने से प्राप्त होने वाला रेशा है ये। जो भारत देश प्रथम है, इससे पहले कौन सा देश प्रथम था? तो बांग्लादेश प्रथम था। जूट उत्पादन में 85% अकेले बांग्लादेश जो था उत्पादित करता था, लेकिन आज के समय में हमारा भारत देश है जो जूट उत्पादन में भारत का भी जो बंगाल वाला हिस्सा है वो एरिया जो है इसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर आ चुका है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बकाया पश्चिम बंगाल, बिहार, असम वगैरह में भी जूट का जो है उत्पादन किया जाता है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जूट उत्पादन में प्रथम स्थान। अच्छा, प्रश्न आ गया बांग्लादेश का है, भारत का है, म्यांमार का है, जापान का है। तो ये जूट उत्पादन का जो स्थान अगर बात करें प्रथम, तो किसका है? भारत का है। ये प्रश्न इसीलिए डाला है क्योंकि ये प्रश्न जो है बिल्कुल नया है, अभी तक बांग्लादेश था, अब भारत हो गया। अच्छा, अभी हमने आपसे बात की तो इसको हम थोड़ा क्लियर कर लें, क्योंकि आज हम 3 ही रेसे पढ़ रहे हैं, तो और रेसे कहाँ से आते हैं थोड़ी उसका भी डिस्कशन हो जाएगा। देखो, हमें रेसे कहाँ कहाँ से मिलते हैं, या तो प्राकृतिक तौर पर मिलते हैं या फिर हमें कृत्रिम रूप में रेशे मिलते हैं। तो रेशों की अगर प्राप्ति के स्रोत की बात करें, सबसे पहले जो है रेशों का वर्गीकरण 2 तरीके से कर सकते हैं। रेशों का वर्गीकरण 2 तरीके से करते हैं। एक तो आप करते हो लंबाई के आधार पर रेशों का वर्गीकरण। ठीक है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लंबाई के आधार पर आप वर्गीकरण करते हो। दूसरा हम करते हैं प्राप्ति के आधार पर कि हमें रेशा मिल कहाँ से रहा है। ठीक है, या हम प्राप्ति के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। तो लंबाई के आधार पर आप जानते हो, लंबाई के आधार पर 2 तरीके के वर्गीकरण किया जाते हैं। एक तो आपके मतलब एक तो होते हैं आपके फिलामेंट रेशे और दूसरे होते हैं आपके स्टेपल रेशे। फिलामेंट रेशे जो कि सबसे लंबे होते हैं, सबसे लंबे होते हैं और मतलब सर्वाधिक लंबे जो रेशे होते हैं उन्हें हम फिलामेंट कहते हैं, जिनका मेजरमेंट किसमें? मीटर में किया जाता है। ठीक है, और जो स्टेपल होते हैं उन जो लघु आकारीय रेशे होते हैं, ये सभी जो प्रकृति में रेशे पाए जाते हैं, एक रेशम को छोड़कर सभी आपके कौन से स्टेपल रेशे हो जाते हैं। ठीक है, जिनकी लंबाई आधा से 15 इंच तक या फिर 16 इंच तक मानी जाती है। ओके, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर ये वर्गीकरण ना करके हम जो मेन वर्गीकरण है उस पर आ जाते हैं। ये हम फिलामेंट और स्टेपल हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कुछ रेशों की। तो हम स्रोत के आधार पर हम वर्गीकरण की बात करते हैं। तो स्रोत के आधार पर जब हम वर्गीकरण करते हैं रेशों का, स्रोत के आधार पर हम जब वर्गीकरण करते हैं, ओके, तो उसमें सबसे पहले हमारा जो वर्गीकरण जाता है वो जाता है, एक होता है प्राकृतिक वर्गीकरण। ठीक है, एक होता है आपका प्राकृतिक वर्गीकरण और दूसरा आपका होता है कृत्रिम वर्गीकरण। ठीक है, कृत्रिम वर्गीकरण होता है। प्रकृति को भी हम कितने में बांट देते हैं? 3 में बांट देते हैं। एक हो जाता है आपका वनस्पतिक, ठीक है, वानस्पतिक हो जाता है। दूसरा आपका प्राणिज होता है, ठीक है, प्राणिज हो जाता है। और तीसरा आपका कौन सा हो जाता है? खनिज रेशे। ठीक है, तो ये भी आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। खनिज रेशे प्राकृतिक में कितने 3 तरीके से हमें रेशे प्राप्त होते हैं। ओके, वनस्पति को भी हम 3 माध्यम में बांट देते हैं। 3 माध्यम कौन कौन से होते हैं वनस्पति में? एक हो जाता है आपका बीज वाला रेशा, ठीक है, बीज वाला हो जाता है। दूसरा आपका हो जाता है तने वाला रेशा, ओके, तने वाला रेशा। और तीसरा आपका कौन सा हो जाता है? पत्ती वाला रेशा। ठीक है, पत्ती वाला रेशा हो जाता है। ओके, अब बात आती है प्राणिज में कितने होते हैं? इसमें 2 आते हैं आपका, एक रेशम होता है, दूसरा ऊन होता है। खनिज में आपका सोना, चांदी, एस्बेस्टस आ जाते हैं। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो बीज वाले रेशे हैं ये आपके कितने हैं पूछे जाए तो 2 हैं। कौन सा है? एक कपास है आपका और एक क्या है आपका? कापो। का से कपास, का से कापो, कितना आपको याद रहेगा। ठीक है, तने वाले अगर आपसे पूछे जाए तो तने वाले बहुत सारे रेशे, देखो एक तो आपको पता चलेगा बीज वाले, कपास और कापो कौन से हैं? बीज वाले रेशे हैं। ठीक है, और दूसरे आपको पत्ती वाले पता चल गए कौन से? पिना और सीसल। ठीक है, पिना और सीसल कौन से? पत्ती वाले रेशे हैं। पिना वही होता है जो पाइनएप्पल से प्राप्त होता है। ओके, पाइनएप्पल से प्राप्त होता है। और सीसल जो होता है अगावा की फली से। अगावा की पूछा जाता है, प्रश्न बना ही है आपका। जो सीसल है आपको किससे मिलता है? तो अगावा की फली से मिलता है। ठीक है, सीसल किससे मिलता है? तो अगावा की फली से। अगावा,
ओके, अगाबा की फली से मिलता है। अगाबा की फली से सीसल की प्राप्ति होती है, जैसे लीलन की प्राप्ति फ्लैक्स के पौधे से होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। अब अगाबा की फली से सीसल की प्राप्ति होती है और फ्लैक्स से लीलन की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर हमने क्या किसकी बात कर ली, पत्ती वाली की भी बात कर ली कि पिना और सीसल कौन से पत्ती वाले रेशे हैं। भाई फ़ोन की स्क्रीन है तो आपको डिजिटल बोर्ड की तरह तो नहीं पढ़ा पा रहे हैं, बोर्ड पर जगह कम पड़ रही है, लेकिन कोशिश अपना प्रयास पूरा कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो कपास और कापोक दो रेशे हो गए, ओके, बीज वाले। अब जितने बचेंगे आपको प्रकृति के रेशे, वो सारे किस में आ जाएंगे, तने में आ जाएंगे। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ एक बार, ठीक है, क्योंकि क्लियर नहीं हो रहा है। और अब बात कर लेते हैं हम तने वाले कौन कौन से होते हैं। तो आपका लीलन हो गया, ठीक है, लीलन हो गया, हेम्प हो गया, हेम्प हो गया। हेम्प का रेशा पता है किस रंग का होता है, काले रंग का रेशा माना जाता है हेम्प का। ठीक है, हेम्प का जो रेशा होता है काले रंग का तंतु होता है। ओके, और दूसरा हमने बात कर ली किसकी, रेमी हो गया, अबाका हो गया, अबाका हो गया, रेमी हो गया, ठीक है, रेमी हो गया, मनीला हो गया, मनीला, क्लियर हुआ। इसके बाद आपके कोयर हो गए, कोयर, ठीक है, नारियल वाले जो होते हैं कोयर नारियल से प्राप्त होते हैं। और सन, ठीक है, सन फ्लैक्स जो हम कहते हैं सन फ्लैक्स लीलन लगभग एक ही होता है। ओके, तो ये किस में आ जाएंगे, आपके आ जाएंगे तने में। उसके बाद कृत्रिम में और बकाया खनिज का हमने बता ही दिया आपको, सोना चांदी एस्बेस्टस, ये तीन ही मेनली माने जाते हैं बकाया। उसके बाद हम कृत्रिम में आ जाते हैं, जो कृत्रिम होता है उसकी बात हम बाद में करेंगे जब हम कृत्रिम रेशों को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन 5 है, जूट के पौधे की लंबाई कितनी होती है। अभी हमारा जो प्रश्न था वो थी रेशे की लंबाई की, जो कि हमने बताया था 6 से 10 फुट लंबे होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। और जो जूट के आपके रेशे होते हैं ना, वो मैंने अभी 6 से 10 फुट तो बताए लंबे होते हैं, लेकिन कुछ विशेष अवस्था में कहते हैं 14 से 15 तक भी जो होते हैं फुट तक लंबे हो सकते हैं। ठीक है, विशेष अवस्था में अगर पूछा जाए कितने लंबे होते हैं जूट के रेशे, तो 14 से 15 फुट तक लंबे होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि जूट के पौधे की लंबाई क्या होती है। क्या ऑप्शन ए सही होगा 2.5 से 3 मीटर, या फिर बी ऑप्शन सही होगा 6 से 12 मीटर, या फिर ए और बी मतलब दोनों ही सही है, या फिर डी है निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो प्रश्न है आपका, यहाँ पर दोनों ही आंसर सही होगा। सी ऑप्शन इसको करेक्ट कर लीजिएगा, चंद्रकली, सी फॉर चंद्रकली है ना। तो ए है 2.5 से 3 मीटर, ये भी सही है पौधे की लंबाई, और 6 से 12 फीट ये भी लंबाई इसकी सही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। जूट के रेशे की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। क्या चिकना रेशा होता है, आसमान रेशा होता है, मजबूत रेशा होता है, कड़ा रेशा होता है। तो ये जो होते हैं ना रेशे, चिकने भी होते हैं, और ये कैसे होते हैं, आसमान भी होते हैं, और ये कड़े भी होते हैं, इनमें कड़कीलापन होता है, लेकिन ये मजबूत नहीं होते। मजबूती का ही तो अभाव है, इसलिए इनसे कपड़े नहीं बनाए जा रहे। नहीं तो लंबाई भी इनकी अच्छी भली है, 6 से लेकर 10 फुट तक लंबे रेशे हैं, तो अच्छे वाले कपड़े बनाए जा सकते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, मजबूती नहीं होती। ऐसे कापोक से कपड़े नहीं बनाए जाते। कापोक से कपड़े क्यों नहीं बनाए जाते हैं, प्रश्न बताइए, प्रश्न का आंसर दीजिए, मैं भी थोड़ी देर में बताती हूँ, जब तक आपका कमेंट में ये आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। जूट की खेती के लिए आवश्यकता होती है काली मिट्टी की, उष्ण एवं आर्द्र मिट्टी की, अत्यधिक वर्षा की, या फिर डी है उपर्युक्त सभी की। तो जूट की खेती के लिए इनमें से आवश्यकता किस चीज़ की होती है। क्या काली मिट्टी की आवश्यकता होती है, बिल्कुल भी नहीं। भाई काली मिट्टी तो कपास की खेती के लिए आवश्यक होती है ना, कपास की खेती के लिए आवश्यक होती है। ओके, क्या उष्ण एवं आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है कपास की खेती के लिए, या फिर अत्यधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, या उपर्युक्त सभी। तो पहला ऑप्शन जब गलत हो जाता है तो उपर्युक्त सभी वैसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा, यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, उष्ण एवं आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है, और अत्यधिक वर्षा भी इसके लिए आवश्यक नहीं है। मेनली आवश्यक है क्या, उष्ण एवं आर्द्र मौसम यहाँ पर होना आवश्यक है। अच्छा, मिट्टी फिर कैसी चाहिए भाई, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी अगर चाहिए, तो फिर भाई जूट के लिए कैसी मिट्टी होनी चाहिए अगर प्रश्न पूछ लिया जाए, तो इसके लिए जलोढ़ मिट्टी जो होती है ना, जलोढ़ जैसे, या फिर दोमट, जलोढ़ या दोमट मिट्टी, ठीक है, ये जो है आवश्यक होती है। जलोढ़ या दोमट मिट्टी जो है वो आपके जूट की खेती के लिए क्या है, अच्छी है, जूट की खेती के लिए आवश्यक होती है। क्लियर हुआ। तो आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। जूट की खेती के लिए समय लगता है 3 माह का, 6 माह का, 1 वर्ष का, या फिर 6 से 7 वर्ष का समय लगता है। तो जूट की खेती में कितना वर्ष समय लगता है भाई, इसके लिए 1 वर्ष का समय लगता है। ठीक है, वार्षिक फसल है ये। ओके, वार्षिक फसल है, ध्यान रखिएगा, ये 1 वर्ष का समय लेती है। ओके, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। जूट का वानस्पतिक नाम क्या है। क्या कॉर्कोरस ओलियोटोरिस है, लीनम यूसिटेडिशियम है, कैनबिस इंडिका है, गोसिपियम हर्बेशियम है। तो यहाँ पर आपको जूट का वानस्पतिक नाम बताना है। तो देखो, कॉर्कोरस
ओलिटोरियस बाद में बात करेंगे। सबसे पहले लीनम यूसीटेडियम की बात कर लेते हैं। ये किसका है? लीनन का है रासायनिक नाम या वानस्पतिक नाम आप कह सकते हो। कैनबिस इंडिका ये हेम्प का है। कैनबिस इंडिका किसका? हेम्प का, जो काले रंग का रेशा होता है, ठीक है, हेम्प का है। और गोसिपियम हर्बेसियम किसका है? कपास का है ये, ठीक है, कपास, ओके, कपास का है गोपीसियम हर्बेशियम। आगे हम बात करते हैं, एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है कॉर्कोरस ओलियोटोरिस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कॉर्कोरस ओलियोटोरिस मिल जाए या एक नाम और मिलेगा आपको कैप्सुलरिस। कैप्सुलरिस, कैप्सू ये आधा पा है, ठीक है, कैप्सुलरिस, ठीक है, लरिस, कैप्सुलरिस प्रजाति है इसकी, और ये इसके बाद कहीं कहीं इसका वानस्पतिक नाम भी दिया गया है। तो अगर आपको कॉर्कोरस ओलियोटोरिस ना मिले तो आप इसको कैप्सुलरिस को भी लगा सकते हो आंसर, अगर ये ऑप्शन में मिल जाता है तो, ठीक है। तो आगे हम बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन है 10। निम्नलिखित में से जूट की विशेषताएं हैं। ए ऑप्शन है तने की मोटाई उंगली के बराबर होती है। बी ऑप्शन है फूल मुरझाने पर जड़ सहित उखाड़ लिया जाता है। सी ऑप्शन है तने की रेटिंग करना। डी है उपर्युक्त सभी। तो जूट की विशेषताएं अगर हम जानेंगे तो ये सभी सही हो जाएंगी। यहाँ पर होता क्या है, सबसे पहले तो जो जूट जो होता है उसके तने की लंबाई कितनी होती है, मोटाई जो होती है सॉरी उंगली के बराबर होती है। फूल मुरझाने पर जड़ सहित उखाड़ लिया जाता है। तने में रेटिंग का प्रोसेस आपके लीलन में किया जाता है प्लस जूट में किया जाता है, ठीक है। और तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है सही होने वाला है। क्लियर हुआ? बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, पेड़ की लंबाई एक बार और याद कर लो, भूल जाते हो। यहाँ पर कितनी लंबाई है जूट का जो पेड़ होता है, तो 2.5 से 3 मीटर या फिर कितनी है 6 से 12 फीट। ये याद कर लो, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, 6 से 12 फीट। क्लियर हुआ? आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। जूट में पानी एवं तेल का प्रयोग करके रोलर से गुजारना क्या कहलाता है? रेटिंग कहलाएगा, सॉफ्टनिंग कहलाएगा, फिनिशिंग कहलाएगा या फिर उपर्युक्त सभी। सबसे पहले तो आपको जूट का प्रोसेस यहाँ पर बता देते हैं। जब भी मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाता है जूट के थ्रू, तो मतलब जूट को बोया जाता है या फिर उसका पूरा जो प्रोसेस होता है जूट से रेशे प्राप्त करने की, तो सबसे पहले आता है आपका कल्टीवेशन ऑफ जूट। एक सेकेंड, सबसे पहले आता है आपका कल्टीवेशन ऑफ जूट, ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ जूट, ठीक है, पहला ये हो जाएगा। दूसरा आपका आ जाता है यहाँ पर प्लांट ऑफ जूट, मतलब प्लांट को उखाड़ लेना, पहले बोना फिर उखाड़ लेना, प्लांट ऑफ जूट, ठीक है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा रेटिंग करना, रेटिंग मतलब गलाना, ठीक है, रेटिंग करना मतलब गलाना, ठीक है, रेटिंग करना। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर सॉफ्टनिंग करना, ठीक है, सॉफ्टनिंग करना 4 नंबर पे आता है सॉफ्टनिंग करना, सॉफ्टनिंग, ठीक है। 5 नंबर पे आप क्या आ जाता है फिनिशिंग। तो ये 5 ही इस पे प्रोसेस होते हैं, ज़्यादा होते नहीं हैं, और रेशो में बहुत सारे होते हैं इसीलिए ये याद भी है। फिनिशिंग इसमें कम होते हैं, ठीक है, फिनिशिंग करना। तो ये 5 स्टेजेस से गुजरता है प्लांट को तैयार करने, मतलब प्लांट से रेशे प्राप्त करने में। तो जो कल्टीवेशन का काम होता है वो कहाँ किस में होता है भाई? उष्ण एवं नम वातावरण में होता है, प्लस इसमें पानी भी चाहिए होता है। लेकिन और इसमें क्या होता है, जब भी हम कल्टीवेशन का काम करते हैं इसमें हम बीज को बोते हैं, ओके। उसके बाद प्लांट ऑफ जूट में क्या होता है, संपूर्ण पौधे में क्या होता है, एक ही तना होता है, उंगली के बराबर मोटाई होती है, इनको तने सहित क्या होता है उखाड़ लिया जाता है, ठीक है, मतलब पेड़ को पूरा उखाड़ लिया जाता है, जड़ सहित उखाड़ लेते हैं। कब उखाड़ते हैं? जब इनके फूल मुरझाते हैं तब। जब तक फूल नहीं मुरझाते हैं तब तक ये नहीं उखाड़ा जाएगा, क्योंकि ये अपरिपक्व अवस्था में होगा। जब इनको उखाड़ा जाता है तब मतलब फूल मुरझाए हुए होते हैं और तब उखाड़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, इसी प्रोसेस में जो हम बात कर रहे हैं प्लांट ऑफ जूट में, इसी प्रोसेस में क्या होता है, इनकी गांठ बांध ली जाती है, ओके, इनको साफ उफ करके इनकी गांठ बांध ली जाती है, ओके। गांठ बांध के क्या करते हैं, धूप में सूखने रख देते हैं। तो ये सारे प्रोसेस किसमें हो रहे हैं आपके प्लांट ऑफ जूट में ही। प्लांट ऑफ जूट में ही जो होते हैं जूट को उखाड़ा जाता है फूल मुरझाने पर, और इसी में गांठ बांध लिया जाता है,
ओके, गांठ इसी में बांध लिया जाता है और धूप में भी इसी में सुखाते हैं। तो इस तरीके का प्रश्न बने तो आपको ध्यान रखना है, इसमें 3 काम मुख्य तौर पर किए जाते हैं, ठीक है। और जो रेटिंग प्रोसेस होता है वो इसमें तो वही बात है, पानी में डाल देते हैं, चाहे तालाब में डालते हैं, चाहे कृत्रिम रूप में किया जाए। और जब इनके जीवाणु जो होते हैं, इनके जो ऊतक वगैरह हैं, टिश्यूज होते हैं, उनको जीवाणु जब नष्ट कर देते हैं तब इसको क्या है, तालाब से निकाल लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद सॉफ्टनिंग में आप जानते हो पानी एवं तेल का प्रयोग किया जाता है। सॉफ्टनिंग जो चौथे नंबर पे जो प्रोसेस आता है उसमें तेल और पानी का प्रयोग किया जाता है और लास्ट में फिनिशिंग करके रेशा प्राप्त कर लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सॉफ्टनिंग, क्योंकि प्रश्न क्या पूछा गया, पानी एवं तेल का प्रयोग करके रोलर से गुजारना, तो सॉफ्टनिंग का काम हो रहा है, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। जूट का रेशा कहलाता है सफ़ेद सोना, पीला सोना, सुनहरा सोना, नीला सोना। तो जूट का रेशा आपका क्या कहलाता है भाई, ये कहलाता है आपका सुनहरा सोना। सुनहरे रंग का होता है ना, गोल्ड फाइबर, तो यहाँ पर हो जाएगा सुनहरा सोना, ओके, गोल्डन फाइबर या फिर स्वर्ण रेशा, ओके, स्वर्ण रेशा कह लो आप, स्वर्ण रेशा, रेशा, सुनहरा रेशा, तो या फिर गोल्डन फाइबर भी इसको कहते हैं, गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। इसी अगर हम बात करें उसको, सॉरी, कपास को कहते हैं वाइट गोल्ड, ठीक है, वाइट गोल्ड कहते हैं। कपास को क्या कहते हैं, वाइट गोल्ड कहते हैं, ओके, ध्यान रखिएगा। वाइट गोल्ड किसे कहते हैं, कपास को कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जूट की विशेषता है सूखे वातावरण में 6% की नमी रखता है। बी है नम आर्द्र वातावरण में 23% नमी रखता है। सी है सूक्ष्म जीव से ये शीघ्र प्रभावित हो जाता है। डी है निम्न में से सभी। तो ये इसकी सभी विशेषताएं होती हैं। इसमें क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव भी बहुत जल्दी लग जाते हैं, बहुत जल्दी प्रभावित होता है सूक्ष्म जीव से ये। सूखे वातावरण में इसमें 6% नमी रहती है, नम आर्द्र वातावरण में 23% नमी रहती है और डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कितने % नमी सूखे वातावरण में, सूखा जूट है तो कितना, मतलब सूखा जूट है उधर उसका जो वातावरण है वो भी सूखा है तो कितना, 6% नमी रहेगी। और आर्द्र वातावरण है जैसे बारिश और इसका मौसम है तो 23% तक नमी ये रखेगा, ओके। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। इजिरा को विस्तारित करें। इजिरा क्या है, तो इजिरा क्या इंडियन जूट इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है, ठीक है, या फिर इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन है। ये पहले इसको पढ़ लो, आंसर तब देना, इजिरा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन है या फिर इंटरनेशनल जूट इंस्टीट्यूट रिसर्च एसोसिएशन है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है, इजिरा की फुल फॉर्म आपको बतानी, ओके। थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर गलत पढ़ दिया, यहाँ पर इंटरनेशनल 2 जगह दिया हुआ है, ठीक है। इंटरनेशनल जूट इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन, इंटरनेशनल जूट इंस्टीट्यूट रिसर्च एसोसिएशन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इजिरा का वो है इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, ठीक है। इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन कहाँ है, ये आपके कोलकाता में है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर रिसर्च वगैरह चलती है, किससे संबंधित, ये जूट वगैरह से संबंधित। इसकी स्थापना कब होती है, इस एसोसिएशन की स्थापना पूछा जाए कि इजिरा की स्थापना कब हुई, तो ये 1937 में कोलकाता में इसकी स्थापना होती है, ओके। क्लियर हुआ क्या, कोई प्रॉब्लम हो, कोई मतलब कुछ भी पूछना हो तो आपका प्रश्न आप छोड़ दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम आपको कल की क्लास में या कमेंट में आंसर दे देंगे। क्वेश्चन 15 है, इजिरा की स्थापना कब हुई, 1930 में, 1935 में, 1937 में या फिर 1940 में। तो अभी तो हमने बताया आपको जो इजिरा की स्थापना हुई वो कब हुई, वो हुई आपकी 1937 में, ठीक है। 1937 में इजिरा की स्थापना होती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। ऊन से मतलब ऊन के प्रश्न अब हम सॉल्व करेंगे। ऊन से वस्त्र बनाने का सर्वप्रथम कार्य किस देश में किया गया, ए है स्पेन में, बी है इंग्लैंड में, सी है फ्रांस में, डी है भारत में। तो यहाँ पर जो आपका आपको पता भी है, जो ऊन की भूमि कहा जाता है, ऊन की जन्मभूमि, तो हम वो किसे कहते हैं, इंग्लैंड को कहते हैं। जो इंग्लैंड है ना, यहीं पर सबसे पहले जो है ऊन से वस्त्र बनाने का कार्य जो था प्रारंभ किया गया था, ठीक है। पूछा जाए कौन सा देश विश्व विख्यात है ऊन के विषय में, विश्व विख्यात है, तो विश्व विख्यात ओके, ठीक है, विख्यात,
तो ये विश्वविख्यात कौन सा है? इंग्लैंड देश ऊन के विषय में विश्वविख्यात रेशा है। वैसे इसका जिक्र आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी मिलता है, ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी मिलता है। और हमारा भी एक ग्रंथ है जिसमें इसके विषय में जानकारी मिलती है, जिसकी चर्चा हम आगे प्रश्न में करने वाले हैं, ठीक है। तो ऊन के विषय में थोड़ी और बात कर लेते हैं। तो ये आपको पता है प्राणी जगत से प्राप्त रेशा है, ठीक है। ऊन कहाँ से प्राप्त होता है? प्राणी जगत से प्राप्त रेशा है, प्राणी जगत से प्राप्त रेशा है, प्राणिज रेशा है, प्रोटीन रेशा है, ठीक है, प्रोटीन रेशा है, प्रोटीन रेशा है, ओके। अगर बात करते हैं इसमें जो आपका प्रोटीन होता कौन सा है, तो कहेंगे हम कैरोटीन प्रोटीन होता है, कैरोटीन प्रोटीन होता है, ओके। संगठन में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? तो संगठन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कार्बन पाया जाता है जो कि 50% होता है। कार्बन कितना होता है? 50% होता है। ऑक्सीजन की बात करें तो ये 25 से 30% होता है, ठीक है, 25 से 30% होता है। और यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो ये 7% होता है, ठीक है, 7% होता है। और एक पुनीता जी का कमेंट भी आया था, तो ये एक दो जगह कहीं कहीं 22-23% दिया हुआ है, तो इसीलिए 22-23% दिया हुआ है, तो इसका मतलब सीधे रेशियो है 25 से 30%, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न इस तरीके से मिले तो आप 25 से 30% के बीच का ही आंसर लेना। वो कहीं कहीं दिया है लेकिन वो आंसर शायद सही नहीं है, ठीक है, 22 से 23%, ठीक है। 25 से 30 वाला आपका सही रहेगा, ये ज़्यादातर पूछा गया है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा अगर संगठन में पूछा जाए कितना होता है? 16% होता है, कई बार प्रश्न बना हुआ है। और सल्फर जो है इसमें कितना होता है? 4%, ठीक है। सल्फर को विशेष तौर पर याद रखना। देखो नाइट्रोजन कई बार पूछा गया है, तो ये भेड़ चाल वाला प्रश्न हो गया कि हर बार पूछ लिया जाता है, लेकिन जो सल्फर है ये एक सल्फर की जो प्रेजेंस है उनमें वो इसके लिए सभी रेशों से अलग करता है। मान लो एक रेशम है, रेशम कैसा है? ये भी प्रोटीन रेशा है और प्राणिज रेशा है, लेकिन रेशम से ये अलग हो जाता है क्योंकि इसमें सल्फर पाया जाता है और रेशम में नहीं पाया जाता। तो इस वजह से ये सल्फर वाला प्रश्न कभी भी पूछा जा सकता है, ये थोड़ा यूनिक प्रश्न है, ठीक है। तो ये 4% इसमें पाया जाता है। किसी भी बेस पर पूछ लेंगे किस कारण से ऊन सिल्क से भिन्न है, ठीक है, या ऊन में कौन सा और एक एक्स्ट्रा तत्व पाया जाता है जो और किसी रेशे में नहीं पाया जाता। तो ये क्योंकि कार्बन वगैरह ऑक्सीजन वगैरह तो सभी में लगभग में पाया, सभी रेशों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सल्फर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लैंड जो है इसका क्या है? जन्मदाता देश हम कहेंगे है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। सर्वप्रथम किस देश के निवासियों द्वारा मेरिनो जाति की भेड़ को, यहाँ पर भेड़ होगा, भेड़ को पाला गया? ए है स्पेन, बी है जापान, सी है मेसोपोटामिया, या फिर डी है रूस। तो मेसोपोटामिया आंसर मत कर दीजिएगा क्योंकि मेसोपोटामिया एक सभ्यता थी जहाँ पर उनके साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, साक्ष्य मिले हैं। लेकिन यहाँ पर अगर प्रश्न बने कि सर्वप्रथम किस देश के निवासियों ने मेरिनो जाति की भेड़ को पाला, ओवरऑल ये ऊन की बात नहीं कर रहे हैं, एक स्पेशली प्रजाति की बात कर रहे हैं जो कि मेरिनो है, ठीक है। तो ये थे आपके स्पेन देश के निवासी। स्पेन देश के निवासियों ने सर्वप्रथम क्या करा था? इस जो मेरिनो जाति की भेड़ थी इसको पाला था, ठीक है। सर्वप्रथम मेरिनो जाति की भेड़ को पाला था इन लोगों ने। और ये लोग कौन थे? ठीक है, कौन लोग थे? तो ये हर्डमैन कहे जाते हैं। हिंदी भाषा में इन्हें गडरिये बोलते हैं, लेकिन हम लोग मतलब यहाँ पर ऐसा प्रश्न में इसमें सॉरी बुक में दिया, हम इसलिए इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो हिंदी भाषा में से गडरिये बोलते हैं और बकाया इंग्लिश में से हम हर्डमैन बोलते हैं, हर्डमैन। तो आपको जहाँ तक बुक अगर आंसर कभी भी पूछा गया तो ये हर्डमैन ही पूछा जाएगा, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन में हर्डमैन होगा क्योंकि ये भाषा शायद ही यूज़ की जाए, क्योंकि ये भाषा अच्छी नहीं लगती किसी को जाति से संबोधित करना, ओके। तो हम क्योंकि हमारा जो देश है वो क्या है? सर्वधर्म समभाव की भावना रखता है, इस वजह से ये शब्द नहीं पूछा जाएगा। हर्डमैन मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है बोलने में, इससे मुझे फीलिंग अच्छी नहीं आ रही, किसी को जाति के तौर पर अलग करना मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो यहाँ पर जो था हर्डमैन ने सबसे पहले मेरिनो जाति की भेड़ को पाला था। अगर ये बताएं ये समय कब था, तो ये कहीं ईसा की पहली शताब्दी का समय था, ईसा की पहली शताब्दी का समय था जब ये मेरिनो जाति की भेड़ पाली गई, ईसा की पहली शताब्दी, ठीक है, पहली शताब्दी की बात है ये, ओके, शताब्दी की बात है। और एक बहुत थोड़ा मुझे प्रश्न जो है थोड़ा दुविधा में डालता है कि अगर पूछा जाए कि सर्वोत्तम किस्म का ऊन किससे प्राप्त होता है, तो जिसकी अभी हम बात कर रहे थे मेरिनो से प्राप्त होता है, मतलब मेरिनो से सर्वोत्तम किस्म का ऊन प्राप्त होता है। अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न किससे सर्वोत्तम किस्म का ऊन प्राप्त होता है, तो आप कहोगे मेरिनो से प्राप्त होता है। लेकिन महंगा कौन है?
महंगा क्या है? मिंक कोट। मिंक कोट महंगा है, लेकिन मिंक कोट महंगा है तो ये बनता किससे है? ये बनता है आपकी बिक्यूना की भेड़ से। बिक्यूना की भेड़ से बनता है, मतलब बिक्यूना भेड़ से बनता है। ओके, बिक्यूना एक प्रजाति है, तो ये बनता है बिक्यूना भेड़ से। तो मुझे ये थोड़ा कंफ्यूज करता है कि जब चीज़ जो है मिंक कोट महंगा है तो ऊन भी इसकी सबसे अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हो सकता है भाई वो एक ब्रांड बन गया हो, या फिर इसमें कुछ विशेष तरीके से इसको उत्पादित किया जाता हो जिस वजह से खर्चा होता हो, इसलिए महंगा हो कोट। ओके, तो ये थोड़ा इसमें इस चीज़ को याद रखना कि सर्वोत्तम ऊन क्या है, क्योंकि हर किसी के मन में आएगा जब बिक्योना से मिंक कोट बनाया जाता है तो इसी को महंगा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन नहीं, महंगा मतलब सर्वोत्तम किस्म, सॉरी, इसी को अच्छा होना चाहिए। लेकिन सर्वोत्तम किस्म का क्या है? मेरिनो की है। और महंगा कौन है? बिक्यूना का मिंक कोट, ठीक है। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने इस चीज़ को लिख रखा है, ध्यान नहीं रहा। ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर मेसोपोटामिया ही ऊनी वस्त्र निर्माण का जन्म स्थान है। ऐतिहासिक दृष्टि से पूछा जाए या ऐतिहासिक साक्ष्य के आधार पर पूछा जाए, कौन सी सभ्यता जो है मेसोपोटामिया की कौन सी सभ्यता जो है ऊन की प्राप्ति के लिए मानी जाती है, या कहाँ ऊन का साक्ष्य मिला है? तो आपको बहुत सारे हड़प्पा सभ्यता है, आपकी ये सारी सभ्यताएं दी जाएंगी, तो आपको मेसोपोटामिया लगाना है, ठीक है। और अति प्राचीन काल से भेड़ें पाली जाती थी व उनके बालों से वस्त्र निर्माण किया जाता था। ईसा की पहली शताब्दी में सर्वप्रथम गडरियों हर्डमैन द्वारा मेरिनो जाति की भेड़ को पाला गया, ओके, जिससे उत्तम कोट के ऊन की प्राप्ति होती है, इसे कहते क्या है? मेरिनो वूल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मेरिनो जाति की जो भेड़ है, इससे जो ऊन प्राप्त होती है उसे हम मेरिनो वूल कहते हैं, ओके। तो सिंपल सा नाम है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। मेरिनो वूल को स्पेन देश के निवासियों ने किस शताब्दी में प्राप्त किया? तो 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, या फिर यहाँ पर आंसर होगा 15वीं शताब्दी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, 13वीं शताब्दी, ठीक है। 13वीं शताब्दी का ये जो समय काल रहा था, ध्यान रखिएगा। अच्छा, भारत का कौन सा स्थान है ऊन उत्पादन में अगर पूछा जाए तो 7वां स्थान है भारत का, ठीक है। 7वां स्थान है, ओके, 7वां स्थान है, ओके, क्लियर हुआ। ऊन उत्पादन में भारत का 7वां स्थान है, ध्यान रखिएगा। और सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ऑस्ट्रेलिया में होता है आज के समय में। ऑस्ट्रेलिया में आज के समय में सर्वाधिक होता है, ओके। ये बात और है कि इंग्लैंड जन्मदाता है, वहाँ पहले आया, लेकिन इस समय ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। और निर्यात सर्वाधिक कहाँ होता है? एशिया ही करता है। एशिया में हमारा देश भारत भी आता है, ठीक है। निर्यात भी सबसे ज़्यादा एशिया करता है। और ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है? सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। भारत का स्थान क्या है? 7वां है उनके उत्पादन में। और 13वीं शताब्दी में मेरिनो वूल को जो था स्पेन देश के लोगों ने पाला था, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। भारत के किस ग्रंथ में ऊन का जिक्र मिलता है? रामायण में, महाभारत में, शिव पुराण में, मेघदूतम में। तो भारत के महाभारत जो ग्रंथ है, भारत का जो महाभारत ग्रंथ है, इसमें आपको ऊन का जिक्र देखने को मिलता है, ठीक है। ऊन का जिक्र मिलता है देखने को, ओके। कश्मीर में निर्मित पश्मीना शॉल का उल्लेख महाभारत में मिलता है। अच्छा, अब ये प्रश्न बन सकता है कि महाभारत में किस ऊन का जिक्र मिलता है या किस शॉल का जिक्र मिलता है? कहाँ की थी? कहाँ की पूछी जाए तो कश्मीर ऊन का जिक्र मिल रहा है। कौन सी वाली शॉल थी? पश्मीना शॉल थी, ठीक है। तो ये भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। यह शॉल अत्यधिक गर्म परंतु बड़े बारीक व हल्के होते हैं। मुगल शासन काल में ऊनी शॉलों को बादशाह उपहार स्वरूप भेंट किया करते थे। तो ऊनी शॉल जो थे उनको बादशाह लोग उपहार स्वरूप जो था एक दूसरे को भेंट दिया करते थे, ठीक है। कुछ भी हो, मुगल शासन काल में जो था इस कला को काफ़ी जो ये चित्रकलाएं थी या फिर कोई यूनिक चीज़ें ये थी, जो हैंड एम्ब्रॉयडरी हो गई, पेंटिंग हो गई, इन चीज़ों के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, ठीक है। क्वेश्चन 20 है, प्राकृतिक जगत का सबसे कमज़ोर रेशा माना जाता है? ए ऑप्शन है कपास, बी है रेशम, सी है लीलन, या फिर डी है ऊन। तो प्राकृतिक जगत का जूट भी आपका कमज़ोर रेशा है, लेकिन सबसे कमज़ोर माना जाए जिससे हम कपड़े बनाते हैं, स्पेशली उनकी बात करें तो ऊन आपका सबसे कमज़ोर रेशा माना जाता है। लीलन जो है सही है, कपास भी सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए सर्वाधिक मजबूत कौन सा है, सर्वाधिक लंबा कौन सा है, तो आप कहोगे रेशम सर्वाधिक मजबूत रेशा, ओके, मजबूत रेशा। और सर्वाधिक लंबा रेशा कौन सा है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? रेशम हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा जाए सबसे कमज़ोर रेशा कौन सा है? ऊन। कितना? 30 से 40% कमज़ोर हो जाता है जब किस में डाला जाता है? ये पानी में डालते ही इसकी जो कमज़ोरी है कितनी? 30 से 40% तक ये कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ? 30 से 40% तक ये कमज़ोर हो जाता है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। विश्व का सबसे महंगा कोट निम्न में से
किस भेड़ के बाल से बनता है? ए है कश्मीरी भेड़, बी है बिक्यूना, सी है मैरिनो, डी है अंगोरा। तो अभी हमने बताया था जो सबसे महंगा कोट है बिक्यूना से बनता है, ठीक है, बिक्यूना से बनता है सबसे महंगा कोट। ओके, क्लियर हुआ। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, ठीक है, 22 की बात करते हैं। ऊन का माइक्रोन होता है 12 से 20 माइक्रोन, 15 से 18 माइक्रोन, 10 से 50 माइक्रोन, या फिर 0.0059 से 0.008 ठीक है। तो यहाँ पर जो ऊन का माइक्रोन है वो कितना है, वो है 10 से 50 है, आंसर सी हो गया। जो 12 से 20 है ये किसका है, कपास का है, कपास का माइक्रोन है। जो 15 से 18 है ये लीलन का है, ओके, लीलन का माइक्रोन है। और ये किसका है, रेशम का माइक्रोन है, ठीक है, रेशम का माइक्रोन है। ओके, आगे हम थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। जो ये आपकी कश्मीरी भेड़ है, अगर ये पूछा जाए ये कहाँ प्राप्त होती है, तो ये हिमालय के कहाँ पर, तिब्बती क्षेत्र में मिलती है। हिमालय के तिब्बती क्षेत्र से प्राप्त होती है, तिब्बत, हिमालय के तिब्बती क्षेत्र में, ठीक है, तिब्बती क्षेत्र से प्राप्त होती है। ये कहाँ किस भाग में है आपका तिब्बत, ये जो विश्व के उत्तरी पश्चिमी भाग में पाया जाता है तिब्बत। तो उत्तर पश्चिमी भाग में कश्मीरी भेड़ जो होती है पाई जाती है, और इसके जो धागे होते हैं, ऊन जो होता है काफ़ी उत्कृष्ट श्रेणी का होता है। क्योंकि कई बार यही प्रश्न बन जाता है कि निकृष्ट श्रेणी का ऊन कौन सा है, उत्कृष्ट श्रेणी का ऊन कौन सा है। तो सारे अभी हमने नीचे बात की है प्रश्न में, अभी आप आगे बने रहिए। बिक्यूना अभी हमने बता ही दिया, इससे मिंक कोट जो है बनता है। ये है क्या, ये ऊंट की प्रजाति है, ठीक है, बिक्यूना क्या है, ऊंट की प्रजाति है, भेड़ नहीं है, ये ऊंट की प्रजाति है बिक्यूना, ठीक है, ओके, प्रजाति है ऊंट की, ठीक है। दुनिया का सबसे महंगा कोट हम बता ही चुके हैं। इसके भी क्या होता है, क्योंकि महंगा कोट आ रहा है मतलब उच्च क्वालिटी का होता है ये भी, ठीक है, ये भी उत्कृष्ट क्वालिटी का होता है। क्लियर हुआ। और ये कहाँ पाया जाता है, पेरू एवं दक्षिण अमेरिका में, पेरू एवं दक्षिण अमेरिका में ये पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका। ओके, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसे नोट करते जाना कहीं जिससे रिवीजन कर सको, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, ये उच्च क्वालिटी का होता है, उत्कृष्ट क्वालिटी का होता है, पेरू एवं दक्षिण अमेरिका में ये पाया जाता है। अब हमारे पास कौन सा बचा, हमने किसकी बात कर ली, कश्मीरी की कर ली, बिक्यूना की कर ली, मेरिनो की थोड़ी सी अगर हम बात करते हैं। जो मेरिनो होता है ना, 13वीं शताब्दी में स्पेन देश के लोगों ने इसको सबसे पहले पाला था। अभी हमने बात की, स्पेन देश के लोगों ने पाला था। जो आपका ये मेरिनो की जो भेड़ होती है, इसी से प्राप्त ऊन को आप बोलनी का वूल भी कहते हो, बोलनी का ऊन, ठीक है, बोलनी ऊन किसे कहते हैं, मेरिनो जाति से जो भेड़ से जो ऊन प्राप्त होती है उसे हम बोलनी कहते हैं। क्लियर हुआ। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर अंगोरा बचा लास्ट वाला आपका। तो ये दो प्रजातियाँ होती हैं अंगोरा की, एक होती है बकरी, ठीक है, एक होती है बकरी, दूसरी कौन सी होती है, खरगोश, ठीक है, दूसरी होती है खरगोश। ये दो प्रजातियां जो है पाई जाती है खरगोश, जो अंगोरा से संबंधित है, खरगोश, ओके, खरगोश, दो प्रजातियां ये पाई जाती है। जो अंगोरा बकरी की जो प्रजाति है, इसी के बालों को मोहेर कहते हैं, ठीक है, जो बकरी होती है अंगोरा, इसके बालों को क्या कहते हैं, मोहेर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। मोहेर किसके बालों को कहते हैं, तो अंगोरा बकरी के बालों को मोहेर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसकी भी गुणवत्ता, चमक, मजबूती, ये सब कुछ इसमें गुणवत्ताएं पाई जाती हैं, ठीक है। कहाँ मिलता है ये, USA प्लस, कहाँ मिलता है आपके अफ्रीका में मिलता है, ठीक है, USA प्लस अफ्रीका में मिलता है, काफ़ी मजबूत होता है ये। ओके, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 हमने डिस्कस कर लिया था। 23 की बात कर लेते हैं। माइक्रोस्कोपिक टेस्ट में ऊन कैसा दिखाई देता है, एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय, बहुकोशिकीय, त्रिकोशिकीय। तो ये कैसा होता है, मल्टी सेल्यूलर होता है, बहुकोशिकीय होता है। इसमें लगभग 3 संरचनाएं आपको दिखाई देती हैं। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, आपको हम बता देते हैं। जो बहुकोशिकीय में आप जानते हो इसमें 3 लेयर पाई जाती हैं, 3 लेयर पाई जाती हैं, ठीक है, ओके। तो ठीक है, ये 3 लेयर इसमें पाई जाती हैं। जो सबसे बाहरी परत हो, और ये होता किस काट की बात हो रही है, ये अनुप्रस्थ काट है आपकी। अनुप्रस्थ काट में 3 परतें दिखाई देती हैं आपकी, अनुप्रस्थ काट, ठीक है, इसमें 3 परतें दिखाई देती हैं। सबसे पहली जो ये पहली परत है, इसे हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं इसको, या बाह्य परत कहते हैं, क्यूटिकल, ठीक है, क्यूटिकल या फिर बाहरी परत हम इसको कहते हैं, ओके। और दूसरा जो होता है आपका ये वाला, ये कौन सी हो गई, मध्य परत, जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं,
और ये वाली लास्ट परत जो अंदर है सबसे, ये कौन सी परत होती है? ये आपकी सबसे आंतरिक परत कहलाती है, जिसे हम मेड्यूला कहते हैं। ठीक है, मेड्यूला कहते हैं, आंतरिक परत होती है ये, मेड्यूला कहलाती है। जो सबसे बाहरी परत है आपकी, ओके, और बीच में जो सबसे बीच वाली परत है, कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें, ये दो चीज़ें कहीं कहीं आपका दिया है। जो मजबूती वगैरह है वो आपकी बाहरी परत की देन है। ठीक है, जो रेशे की, ऊन की रेशे की जो मजबूती वगैरह या जो चमक है, शक्ति है, ये कहाँ से मिलती है? पहली परत से मिलती है। लेकिन जिस बुक से मैं पढ़ा रही हूँ आपको, उसमें क्या दिया हुआ है? बीच वाली परत। ठीक है, कॉर्टेक्स से मिलती है। कॉर्टेक्स में ही शक्ति होती है। ठीक है, एक सेकेंड में लिख देती हूँ थोड़ा। शक्ति होती है, ओके, चमक होती है, चमक होती है, इसमें सेकंड लेयर की बात कर रही हूँ मैं, ओके। और इसी में क्या होता है? ये रंग के लिए भी जिम्मेदार होता है। ऐसा भी हुआ है कि ये रंग के लिए भी जिम्मेदार होती है। जो आपका रंग पाया जाता है ना ऊन के रेशों में, मेलानिन जो पाया जाता है, मेलानिन वो किस में पाया जाता है? आपकी सेकंड लेयर में ही पाया जाता है। ऐसा दिया हुआ है, रंग के लिए भी ये परत जिम्मेदार होती है। ठीक है, तो अब ये आप देख लीजिएगा कि आपकी बुक में क्या दिया हुआ है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मुझे 2-3 जगह कहीं कहीं ये दिया है कि सेकंड लेयर में पाया जाता है, कहीं कहीं दिया है ये फर्स्ट लेयर में पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है मेड्यूला, आप जानते हो मेड्यूला जो होता है ऊन के लिए अच्छा नहीं माना जाता। मेड्यूला जो है ऊन के लिए अच्छा माना नहीं जाता है। बकाया अब मेरे पास जिस बुक से आज मैंने ये प्रश्न बनाया है, अगली बार मैं सोच रही हूँ दूसरी बुक से भी 1-2 प्रश्न बुक और है मेरे पास, उसमें भी मैं थोड़ा चेक कर लूँ, मुझे ध्यान नहीं रहा, उसमें चेक करके तब मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर आप कहीं भी पढ़ोगे तो आपको आंसर क्या मिलता है? ये फर्स्ट लेयर में जो है आपके मजबूती वगैरह का गुण पाया जाता है, ऐसा दिया हुआ है। लेकिन जो मेरे पास है उसमें सेकंड लेयर ही दिया हुआ है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 24, सही ऊन प्राप्ति के लिए बाल काटे जाने का सही समय है जनवरी व फरवरी। ऐसा करिएगा, जो कल तो आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास होगी, कल के परसों वाली क्लास होगी आपकी टेक्सटाइल की, फिर से उसमें हम कपास के रेसे, लीलन के रेसे, जो प्रश्न आज नहीं बनाए वो बनाएंगे। तो उसमें मैं ये ऊन वाला डाउट पूरा क्लियर करके जाऊंगी आपको। ठीक है, 2-3 जगह चेक करूंगी, 2-3 जगह में कहीं ना कहीं इसका आंसर मिल जाना है मुझे, चाहे मैं गूगल का सहारा लूँ, चाहे मैं बुक का सहारा लूँ। 2-3 जगह का मिला के जहाँ पर जो आंसर ज़्यादा बार दिया होगा वही आंसर सही होगा। ठीक है, तो फिर मैं परसों वाली क्लास में आपका ये डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है कि यहाँ यहीं पर कि मैम ने डाउट में डाल दिया, कन्फ्यूजन में, पूरा क्लियर कर दूंगी। ये कन्फ्यूज़ कर रहा है प्रश्न, मुझे भी कन्फ्यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं, सही ऊन प्राप्ति के लिए बाल काटे जाने का सही समय क्या है? जनवरी से फरवरी, मार्च व सितंबर, मई व दिसंबर, जून व मार्च। तो जो सही समय क्या है ऊन के काटने का? तो वो है मार्च और सितंबर। मार्च और सितंबर है। ये पूछा जाए कि ऊन के शरीर से, सॉरी, भेड़ के शरीर से बाल कितनी बार उतारे जाते हैं साल में? तो 2 बार बाल जो है उतारे जाते हैं, 2 बार ये बाल उतारे जाते हैं भेड़ के शरीर से, ध्यान रखिएगा। अगर रंग की बात करें, रंग कैसा होता है? तो ये सफ़ेद से भूरे रंग का होता है। ठीक है, सफ़ेद से भूरे रंग का होता है ऊन, भूरे रंग का होता है सफ़ेद से। ठीक है, भूरे रंग का होता है। ताप का पूछा जाए तो ये कुचालक होता है, ताप का असर इस पर अच्छा नहीं पड़ता है, ताप का ये कुचालक होता है। प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता पूछी जाए, प्रत्यास्थता प्रतिस्कंदता पूछी जाए तो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता दोनों ज़्यादा पाई जाती हैं इसमें। ठीक है, ठीक है, दोनों ही गुण ज़्यादा पाए जाते हैं, प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता के दोनों के ही गुण ज़्यादा पाए जाते हैं ऊन में। सबसे ज़्यादा जो है प्रकृति के जो रेशे हैं, पूछा जाए किसमें प्रतिस्कंदता और प्रत्यास्थता पाई जाती है, तो वो ऊन में ही पाई जाती है। और प्रत्यास्थता का मतलब आप जानते हो, किसी को एक ये हाथ है, एक इधर ये हाथ है, और यहाँ से आप खींच रहे हो। ठीक है, इधर से जोर लगाकर ऐसे खींच रहे हो। ठीक है, तो एक व्यक्ति इधर खींच रहा है, एक व्यक्ति इधर खींच रहा है, ऐसे सोच लो, या आप दोनों हाथों से इधर उधर, मतलब इधर से भी खींच रहे हो, इधर से भी खींच रहे हो। तो ये इसको जब खींचने के बाद आप छोड़ोगे, ठीक है, तो ये वापस जितना बड़ा धागा है उतना ही वापस आ जाए, तो इसको कहते हैं क्या? खींच तो जाएगा ये खींचोगे, लेकिन तो इसी को हम कहते हैं प्रत्यास्थता, दोनों हाथों का जोर लगाकर खींचना। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। लेकिन प्रतिस्कंदता वो होती है जब हम उंगलियों से दबाते हैं, एक ही हाथ की उंगली से दबाकर देखते हैं, और उसको जब छोड़ते हैं वो अपनी स्थिति में वापस आ रहा है, कितना वापस आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये कहलाती है क्या? प्रतिस्कंदता। अगर वापस आ जा रहा है अपनी अवस्था में तो उसे हम कहते हैं अच्छी प्रतिस्कंदता है, अच्छी प्रत्यास्थता है। नहीं आ रहा है तो वो गलत हो जाती है। ठीक है, खिंच ही नहीं रहा है तो वो चीज़ निगेटिव हो जाती है। जैसे कपास वगैरह के रेसे ज़्यादा खिंचते नहीं खींचने पर ऊन का रेसा खिंच जाता है, यही प्रत्यास्थता है, यही प्रतिस्कंदता है, दबाने से वापस आ जाना, यही प्रतिस्कंदता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन 25 है, ठंडे एवं सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऊनी धागा डैश हो जाता है।
फूल जाता है, घुल जाता है, अकड़ जाता है, पाउडर के रूप में आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ठंडे शांत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या होता है, जो ऊन का रेशा होता है ये सिर्फ क्या होता है, फूल जाता है, लेकिन रेशम का रेशा होता है तो क्या होगा, घुल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसके विषय में पूछा जा रहा है, ऊन के विषय में पूछा जा रहा है, तो आंसर ए होगा। ये क्या है, इसमें फूलता है, घुलता वगैरह नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 26, WRA को विस्तारित करें। वूल रिसर्च एसोसिएशन, वूल रिसर्च एग्रीमेंट, वूल ऑफ रिसर्च एसोसिएशन, वूल प्रोडक्शन एसोसिएशन। तो ए ऑप्शन सही है, वूल रिसर्च एसोसिएशन आंसर आपका बिल्कुल सही है। इसकी मुख्यालय पूछा जाए, WRA का, वूल रिसर्च एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है पूछा जाए, तो मुख्यालय आपका है ये, एक सेकेंड, मुख्यालय आपका कहाँ है, मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में मुख्यालय इसका, क्लियर हुआ, मुंबई में मुख्यालय। ओके, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। चिकनी सतह के कारण धूल, कण, मिट्टी व अन्य अशुद्धियाँ इसमें आसानी से प्रवेश नहीं कर पाती। ऊनी वस्त्र में, बस्टेड वस्त्र में, कम बटे व ऐठन वाले वस्त्र में, उपर्युक्त सभी में। तो आप जानते हो चिकनी सतह के कारण जो धूल के कण हैं, मिट्टी हैं, अशुद्धियाँ हैं, ये इसमें क्या है, प्रवेश नहीं कर पाती। किसमें, जो होते हैं आपके बस्टेड वस्त्र। जो ऊनी वस्त्र होते हैं दो तरीके के होते हैं, ऊनी कपड़े दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके ऊनी वस्त्र, मतलब ऊनी, एक प्रकार ऊनी ही होता है, दूसरा होता है बस्टेड। ठीक है, बस्टेड होता है। तो आप ऊनी जानते हो, ये कम बटे हुए होते हैं, इनमें कम ऐठन दी जाती है। भार में भी ये क्या होते हैं, भारी होते हैं, बस्टेड के मुकाबले इनका वजन ज़्यादा होता है। ये रोएदार होते हैं, मुलायम भी होते हैं, पर सतह इनकी कैसी होती है, मोटी होती है और खुरदरी सतह होती है। ओके, तो जब खुरदरी सतह होती है तो इस वजह से इसमें धूल मिट्टी वगैरह जम जाती है और फिर वो जल्दी से जम जाएगी, मतलब जितनी ज़्यादा धूल मिट्टी जाएगी कपड़े पे उतनी ही ज़्यादा वो जमेगी, कपड़ा गंदा दिखेगा। लेकिन जो बस्टेड होते हैं इसके रेशे कैसे होते हैं, अधिक बटे हुए होते हैं, खूब लंबे होते हैं, सीधे होते हैं, मजबूत होते हैं। ठीक है, इनमें सारे प्रोसेस किए जाते हैं। कॉर्डिंग कॉम्बिंग जो है आपके ऊनी वस्त्र में एक बार को नहीं भी किया जाता है, पर इसमें ज़रूर किया जाता है कॉर्डिंग एंड कॉम्बिंग का प्रोसेस। तो इस वजह से इनमें सारे प्रोसेस अच्छे से होते हैं, क्योंकि ये अच्छे रेशे होते हैं, ये लंबे रेशों से बनते हैं बस्टेड वस्त्र। ठीक है, अत्यधिक मजबूत होते हैं, ये अधिक गर्म भी होते हैं। ओके, खूब अच्छी ऐंठन दी हुई होती है, तो ये मजबूत रेशे होते हैं बस्टेड। तो इस वजह से क्या होता है, इनकी सतह भी चिकनी होती है, इनमें धूल कण मिट्टी के कण जो हैं अच्छे से प्रवेश ही नहीं कर पाते, और प्रवेश नहीं कर पाते तो कपड़ा गंदा भी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो था आपका बिल्कुल सही था, बी ऑप्शन जो था बिल्कुल सही था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 28। ऊनी वस्त्र निम्न में से कौन सा ब्लीच किया जाता है, ऊनी वस्त्र पर निम्न में से कौन सा ब्लीच किया जा सकता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, ए और बी दोनों सही हैं, डी है निम्न में से कोई नहीं। तो ऊनी वस्त्र पर निम्न में से कौन सा ब्लीच किया जा सकता है। पहली बात तो ऊनी वस्त्रों पर ब्लीच जो है कम से कम मतलब किया ही नहीं जाता है, क्योंकि ऊनी और रेशम ये ब्लीच से प्रभावित होते हैं। लेकिन अगर नौबत आती है तो यही वाले सही हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और पोटेशियम परमैंगनेट ब्लीच का आप प्रयोग कर सकते हो। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 29। इसे लैले का ऊन भी कहते हैं। काश गोरा ऊन को, वर्जिन को, मेमने का, या फिर डी है उपर्युक्त सभी। तो आप जानते हो लैले का ऊन किसे कहते हैं, मेमने के ऊन को कहते हैं। जो मेमने का ऊन होता है इसे 8 माह की, जो 8 महीने का मात्र जानवर होता है, जिसे हम कह सकते हैं भेड़, मतलब 8 माह की भेड़ से उतारा जाता है ये। ओके, ये अपरिपक्व होता है क्योंकि बच्चा होता है ये, तो ये अपरिपक्व अवस्था में होता है। अपरिपक्व अवस्था में होने का कारण क्या होता है, अपरिपक्व होती, मतलब ये नोट रख लो, ध्यान रखना, ये कैसी होती, अपरिपक्व ऊन होती है। ओके, इस वजह से मजबूती भी कैसी होती है, कम होती है अपरिपक्वता के कारण, क्योंकि बच्चा है तो मजबूती क्या होती है इसकी, कम। ओके, मजबूती क्या होती है, कम होती है। ओके, मेमने के ऊन की मजबूती कम होती है क्योंकि ये परिपक्व नहीं हो पाता बच्चा, और उसके बाल भी छोटे छोटे होते हैं, मुलायम। लेकिन बाल कैसे होते हैं, बहुत ही मुलायम होते हैं, मुलायम होते हैं, उच्च गुणवत्ता के बाल होते हैं, खाली मजबूती की कमी होती है, उच्च गुणवत्ता होती है, चिकने होते हैं। ओके, और काफ़ी गर्म होते हैं। तो 8 माह के जो बच्चे से ऊन उतारी जाती है उसे हम मेमने का ऊन या फिर लैले का ऊन कहते हैं। ओके, क्लियर हुआ। आगे क्या दिया है, काशगोरा क्या है, काशगोरा किसी को पता है क्या है। चलो अभी काशगोरा की हम बात करेंगे। जो कश्मीर होती है, कश्मीर है, और जो आपका अंगोरा है, ठीक है, कश्मीरी बकरी, कश्मीरी भेड़ और कश्मीरी भेड़ प्लस यहाँ पर जो आपकी अंगोरा बकरी, अंगोरा है, उससे मिलाकर ये बनता है। ठीक है, अंगोरा से मिलाकर बनता है, उसको हम, उस कपड़े को हम काशगोरा कहते हैं। ठीक है, ओके, काश्मीरी बकरी और अंगोरा के बालों को मिलाकर बनता है जो कपड़ा, उसको हम काशगोरा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात आती है बर्जिन क्या है। बर्जिन ऊन आप जानते हो, बर्जिन ऊन को कहते हैं कुमारी का ऊन।
ठीक है। लैले का हमने बताया किसे कहते हैं, मेमने को। लेकिन कुमारी का ऊन पूछा जाए किसे कहते हैं, तो कुमारी का ऊन आपको कहते हैं वर्जिन वूल को, ठीक है। ओके, ये कौन सी ऊन होती है, जब पहली बार किसी जानवर से ऊन उतारी जाए। मतलब यहाँ पर हमने जो लैले की बताई थी या फिर मेमने की बताई थी, ये हमने क्या कहा था, 8 महीने में उतारी गई। मान लो ये 8 महीने में आप भेड़ से बाल ना उतारो, छोड़ दो उस बच्चे के लिए कि भाई मजबूत रेसे नहीं होते, वैसे सब चीज़ अच्छी होती है लेकिन मजबूत नहीं होते, कि चलो हमने अभी नहीं उतारी, अभी छोटा है नहीं उतारते, ठीक है। लेकिन जब आपने यहाँ पर नहीं उतारा तो ये अवस्था तो गुजर गई। तो लेकिन आप पहली बार कब उतारोगे, जब पहली बार कभी तो उतारोगे ना जाके, तब ये जो ऊन बड़े अवस्था पे मतलब 8 महीने पे उतारोगे तब तो हम उसे मेमने का कहेंगे। लेकिन उसके बाद आप उतारते हो, लेकिन पहली बार ऊन उतारते हो तो उसे हम कुमारी का ऊन कहते हैं या फिर वर्जिन वूल कहते हैं, ठीक है। तो पहली बार ऊन उतारना उसे हम वर्जिन का ऊन कहते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन मैंने क्लियर करे, सारे ऑप्शन के मैं आंसर दे रही हूँ। इसी बात पे वीडियो को एक बार लाइक तो कर दो कम से कम। भाई कुछ लोग तो इतने अच्छे हैं जो कहते हैं कि आप बोलती रहो, हम नहीं लाइक करेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, मत करो भैया। 30 क्वेश्चन है, विपरीत जलवायु में पले हुए भेड़ से प्राप्त ऊन कहलाता है मृत, फ्लीस, वेदर या कोटी। एक उदाहरण दूँ, आप इतनी मेहनत कर रहे हो और आपकी नौकरी ना लगे, आपको कैसा लगेगा, ठीक है। तो वही चीज़ समझो आप मेरे लिए, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और आप एक लाइक भी ना करो तो मुझे कैसा लगता होगा, क्योंकि मैं कुछ और तो मांग नहीं रही हूँ, बस आपसे एक लाइक मांगती हूँ, ठीक है। तो वो भी आप ना करो तो ऐसे आप फील कर सकते हो इस चीज़ को, इस दर्द को आप फील कर सकते हो। तो ये कुछ नहीं, मोटिवेशन मिलता है। इतने बच्चे मोटिवेट करते रहते हैं तो आपकी क्लास रोज़ आ रही है, चाहे कितनी भी दिक्कत है पर आ रही है क्लास। लेकिन ज़्यादा लोग करेंगे तो और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊंगी, शायद सारे क्वेश्चन ऐसे यहाँ पर करा दूँ कि आपके पेपर में वही छप जाएँ, ठीक है। तो कितना किसका फ़ायदा होगा, आपका होगा, और थोड़ा फ़ायदा मेरा कर दो, वीडियो को लाइक वाइक कर दो, क्या जाता है उसमें, ठीक है। क्वेश्चन 30 है, विपरीत जलवायु में पले हुए भेड़ से प्राप्त ऊन को कहते हैं मृत, फ्लीस, बैदर या कोटी। तो आपसे अगर जब पूछा जाए विपरीत जलवायु में जो पली हुई भेड़ है तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे कोटी का वूल। ओके, विपरीत जलवायु में ये पली होती है, इसलिए इसके बाल जो होते हैं कैसे होते हैं, उलझे गंदे बाल होते हैं, जिससे हम दरी बना सकते हैं, नमदा बना सकते हैं, ठीक है। ये तो बना सकते हैं पर अच्छे कपड़े नहीं बना सकते। हालांकि नमदे के कपड़े भी अच्छे होते हैं, पर एक फिर भी एक जो ऊन अच्छी ऊन की जो बस्टेड वस्त्र होते हैं उनकी बात ही अलग होती है, ठीक है। जो मृत होती है, मृत ऊन जो मृत होती है जिसे हम डेड वूल कहते हैं, तो ये कौन सी होती है, जब दुर्घटना में कोई जानवर मर जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए रोड वगैरह पे, मान लो भेड़ें जा रही हैं, एक्सीडेंट हो गया तो दुर्घटना में क्या हुआ, मर गई जानवर, तो आपने क्या किया, उसका भी ऊन उतार लिया, तो इसे हम कहते हैं मृत वूल या फिर डेड वूल। तो ये तो दुर्घटना से मरी हुई है। फ्लीस क्या होती है, फ्लीस तो हम जीवित भेड़ से उतारते हैं, ठीक है। फ्लीस क्या है, जीवित भेड़ से उतारते हैं जब ऊन को, तो हम उसको फ्लीस वूल कहते हैं। जीवित भेड़ से ये उतारते हैं, ये मध्यम गुणवत्ता का माना जाता है। जो फ्लीस होता है ये मध्यम गुणवत्ता का होता है, ये ध्यान रखिएगा, मध्यम गुणवत्ता का होता है। ओके, आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कौन सा बचा आपका, बैदर का बचा। जो बैदर का वूल होता है, ये क्या होता है, जैसे अभी हमने बताया था वर्जिन वूल क्या होता है, पहली बार जानवर से ऊन उतारना उसे हम वर्जिन कहते हैं। लेकिन जो बैदर होता है, जब किसी जानवर से हम दोबारा ऊन उतारते हैं, ठीक है, दोबारा उतारते हैं, ऊन उतारना, ऊन काटते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, दोबारा ऊन काटना या उतारना, उसको हम क्या कहते हैं, आपका बैदर का वूल कहते हैं, ठीक है। ये 14 माह की उम्र में कटा ऊन होता है, ठीक है। 14 माह, जैसे आपने क्या करा, 8 महीने में काटा तो वो क्या हो गया, मेमने या लेले का ऊन हो गया। फिर आपने क्या करा, 14 महीने का जैसे ही बच्चा हुआ, 8 महीने में काटा, फिर आपने 14 महीने में फिर काट लिया, जैसे ही वो 4 मतलब 8 4 12 और 2 मतलब 6 महीने और ऐड किए, मतलब 8 महीने में काटे, फिर 6 महीने बाद आपने फिर उसके बाल काट लिए, ठीक है। तो कितने हो गए, जानवर का एज क्या हो गया, 14 महीना हो गया, 8 से 14 हो गया, ठीक है। तो आपने क्या करा, फिर से ऊन काट लिया। तो जब आप वो दोबारा ऊन काट रहे हो उसी को हम बैदर वूल कहेंगे, ठीक है। दोबारा ऊन काट रहे हैं, इसमें एक बार ऊन प्राप्त, मतलब एक बार आपने ऊन पहले ही काट लिया, ठीक है। एक बार आप ऊन पहली बार काट चुके हैं, पहली बार काटा, या तो आप उसे कह सकते हो वर्जिन का वूल कह सकते हो, या फिर कुमार जो मेमने का ऊन कटता है वो भी पहली बार ही कटता है। लेकिन वैसे अगर शब्द पूछा जाए तो भाई वर्जिन वूल का मतलब है जब पहली बार ऊन कटे उसको हम कहते हैं वर्जिन। और जब हम बैदर की बात करेंगे तो जब दोबारा ऊन कटता है जानवर के शरीर से उसको हम कहते हैं, दोबारा जो ऊन कटता है वो मटमैला और गंदे रंग का होता है, ये ध्यान रखिएगा। कोटी का हमने कभी बात कर ही ली, ये क्या होता है, ये भी निम्न कोटि का ऊन होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से निम्न कोटि के ऊन का उदाहरण है। निम्न कोटि का, मृत ऊन व खिंची हुई ऊन, कोटि का ऊन, टैगलॉक ऊन या निम्न में से सभी। तो मृत ऊन हो गया, खिंची हुई ऊन हो गई कोटि ऊन हो गई, टैगलॉक हो गई। देखो सारे ऑप्शन मैंने यहीं दे दिए, यही आप ये जरूर याद कर लेना, ये प्रश्न जो अक्सर पूछा जाता है और ये मतलब इनमें सारे मैंने फैक्ट डाल दिए हैं। मृत ऊन जिसे हम डेड वूल कहते हैं, खिंची हुई जिसे हम पुल्ड वूल कहते हैं, कोटि का ऊन होता है
टैगलॉक ऊन होता है, ये सारे निम्न कोटि के ऊन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये सारे आंसर आप याद कर लीजिएगा, डी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है 32, ग्रीस वूल में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक वशीय अम्ल होगा। यहाँ पर वशीय अम्ल पाया जाता है। आप जानते हो हमारे 3 आवश्यक वशीय अम्ल होते हैं, एक होता है आर्किडोनिक, दूसरा होता है लिनोलेनिक, तीसरा होता है लिनोलिक। ठीक है, तो इनमें कौन सा ऐसा जो है आपका आवश्यक वशीय अम्ल पाया जाता है, ग्रीस वूल में बात हो रही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, लिनोलिक अम्ल पाया जाता है। लिनोलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है सौंदर्य प्रसाधन में, सौंदर्य प्रसाधन में प्रयोग किया जाता है, प्रसाधन में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। सौंदर्य के जो सामान आते हैं ना, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, लिनो ये क्या है, एक आवश्यक, ये तीनों ही आवश्यक वशीय अम्ल है। ठीक है, वर्षा आपने पढ़ा होगा। तो ग्रीस वूल हम इसी को कहते हैं। कहाँ पाया जाता है, ये जब हम बाल उतारते हैं तो बाल की जड़ों में एक तेल होता है जिसे हम वशीय अम्ल कहते हैं। और जो वो ये वशीय अम्ल कौन सा होता है, एक आवश्यक वशीय अम्ल होता है जिसे हम लिनोलिक कहते हैं। और इसका काम क्या होता है, सौंदर्य प्रसाधन में हम इसका प्रयोग करते हैं। ये जब हम परत के रूप में, परत पूरी लेयर की लेयर उतारते हैं तो जड़ों में ये तेल पाया जाता है। ओके, बालों में। क्वेश्चन है 33, इसके बालों को हम मोहेर भी कहते हैं। अभी जस्ट हमने इसको आपको बताया भी था कि किसके बालों को हम मोहेर कहते हैं, बिक्यूना के। ठीक है, बिक्यूना के बालों को हम मोहेर कहते हैं, अंगोरा के बालों को कहते हैं मेमने के या कश्मीरी बकरी के। तो हमने बताया था आपको किसको कहते हैं, अंगोरा को कहते हैं मोहेर। ओके, जिसके बाल हमने बताए थे कैसे होते हैं, काफ़ी उच्च गुणवत्ता, चमक एवं मजबूती वाले होते हैं, काफ़ी मुलायम होते हैं। जो अफ्रीका और यूएसए में पाया जाता है उसे हम कहते हैं मोहेर। अंगोरा की एक बकरी है, ये बताया था। बकरी भी है, मतलब खरगोश भी है, लेकिन जो ये मोहेर प्राप्त होता है ये बकरी से प्राप्त होता है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंगोरा की किस प्रजाति से जो है आपको मोहेर प्राप्त होता है, तो बकरी से प्राप्त होता है, ना कि खरगोश से। ठीक है, मेमने के ऊन को हम लैले का ऊन भी कहते हैं, ये हम बता ही चुके हैं। बिक्यूना की भी बात हो चुकी है। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। भेड़ के शरीर के किस भाग से मध्यम व द्वितीय श्रेणी की ऊन प्राप्त होती है। भेड़ के कंधे के भाग से, दोनों तरफ के पेट के भाग से, सिर से लेकर पीठ तक के भाग पर, डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर मध्यम व द्वितीय श्रेणी के ऊन की बात हो रही है। तो जो प्रथम श्रेणी का ऊन है किससे प्राप्त होगा, भेड़ के कंधों के भाग से प्राप्त होगा। दोनों तरफ के पेट से भी जो है आपको अच्छी ऊन मिलती है। लेकिन आपके अगर मध्यम एवं द्वितीय श्रेणी की बात हो तो सिर से लेकर पीठ तक के जो भाग होते हैं वहाँ पर कैसी ऊन प्राप्त होती है, आपको मध्यम या निम्न कोटि की ऊन प्राप्त होती है। द्वितीय श्रेणी की, मतलब फर्स्ट श्रेणी की नहीं होती है, द्वितीय और मध्यम श्रेणी की होती है। ठीक है, तो ए और बी कौन सा है, अच्छी श्रेणी की ऊन है। सी कैसा है, ये निम्न श्रेणी की, द्वितीय श्रेणी की, मध्यम श्रेणी की ऊन है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न एक बार पूछा गया है और इसलिए याद रखिएगा। क्वेश्चन है 35, बोलनी वूल को यह भी कहते हैं मेरिनो के वूल, ग्रीस वूल, फ्लीस वूल या मोहेर वूल। जो बोलनी होती है, इसको हमने क्या बताया था अभी, मेरिनो का वूल कहते हैं, अभी तो बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले। ओके, फ्लीस वूल आप जानते ही हो, बिना टूटे हुए परत के रूप में जब हम उतारते हैं जीवित भेड़ से। फ्लीस क्या होता है, जीवित भेड़ से, जीवित भेड़ से उतारते हैं। ओके, जीवित भेड़ से पूरी परत के रूप में हम उतारते हैं बिना टूटे। यहाँ पर टूटते नहीं है बाल, तो इसे हम फ्लीस वूल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ग्रीस वूल की अभी हमने जस्ट बात की, भेड़ के बालों में जड़ों में तेल होता है, उसे हम कहते हैं ग्रीस वूल। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36, भारत के परंपरागत वस्त्र पीताम्बर, टसर, चिलपट, पटोला आदि किससे बनाए जाते हैं। सूत से बनाए जाते हैं, ऊन से बनाए जाते हैं, रेशम से बनाए जाते हैं, उपर्युक्त तो सभी से। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से होगा, रेशम से। रेशम सबसे पहले किस देश में प्राप्त हुआ, चीन में प्राप्त हुआ। किस रानी के माध्यम से प्राप्त हुआ, सीलिंग ची से प्राप्त हुआ, सीलिंग ची से प्राप्त हुआ। ठीक है, बहुत समय तक चीन ने इसको अपने मतलब लोगों को बताया तक नहीं, इसको मतलब अपने अंडर में ही रखा, किसी को पता ही नहीं चला कि रेशम में क्या होता है। चीन जैसा मतलब सॉरी, चीन में कोई रेशम जैसा रेशा भी है। ठीक है, इन लोगों ने बहुत दिनों तक इसको छुपा के रखा। ओके, तो यहाँ पर सीलिंग जो है, सीलिंग ची जो रानी है, इन्हीं ने रेशम की खोज की थी। इसमें कौन सा गोंद पाया जाता है, तो गोंद अगर हम बात करें सेरेसिन पाया जाता है, सेरेसिन पाया जाता है। और जो सेरेसिन गोंद होता है फाइब्रिन प्रोटीन होती है, ऊन में कैरेटिन प्रोटीन होती है, ध्यान रखिएगा। फाइब्रिन प्रोटीन पाई जाती है यहाँ पर। ओके, फाइब्रिन प्रोटीन पाया जाता है। रेशम किससे प्राप्त होता है, प्राणिज से प्राप्त होता है। प्राणिज में किससे पाया जाता है, प्राणिज में ये खास तौर से जो होती है बॉम्बेक्स मोरी से पाया जाता है, बकाया और भी होती है, लेकिन ये जो है मुख्य है बॉम्बेक्स मोरी। ठीक है, बॉम्बेक्स मोरी से ये प्राप्त होता है। ठीक है, और जो बॉम्बेक्स मोरी से ये रेशा प्राप्त होता है, साथ ही साथ
पशु जगत का ये सबसे मजबूत और लंबा रेशा माना जाता क्या है। और ये लगभग 2500 वर्ष पुराना रेशा है, 2500 वर्ष पुराना ये रेशा है, ठीक है। ये रेशों की रानी हम इसको कहते हैं, वस्त्रों की रानी हम इसको कहते हैं। ये भी सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। द्वितीय स्थान पर कौन सा देश है रेशम के उत्पादन में, तो भारत हमारा द्वितीय स्थान पर है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रथम देश कौन सा है रेशम के उत्पादन में, प्रथम देश, ठीक है। प्रथम देश कौन सा है, तो चीन है। और द्वितीय देश कौन सा है, तो हमारा देश भारत है, ओके। भारत जो है, और भारत ये ध्यान रखिएगा भारत में कौन सा जगह है, तो कर्नाटक जगह है। और उपभोक्ता मतलब सबसे ज़्यादा रेशम को पहनता कौन सा देश है, उपभोग कौन करता है, तो उपभोग भी हमारा देश भारत ही करता है, क्योंकि यहाँ पर साड़ी बाड़ी बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं ना, इस वजह से, ठीक है। तो ये एक फिलामेंट रेशा है, ये भी आपको पता है। इसका मापन किसमें होता है, मीटर में होता है। प्रकृति का एकमात्र रेशा है जिसको मीटर में मापा जाता है, प्रकृति का एकमात्र रेशा है जिसको मीटर में हम मापते हैं, वो है रेशम माप का, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। रेशम का सर्वाधिक प्रयोग प्राचीन समय में किसके समय में किया गया, जूलियस सीजर, एलिजाबेथ, सीलिंग ची, वॉटसन। तो यहाँ पर रेशम का सर्वाधिक प्रयोग प्राचीन समय में किसके समय में किया गया, तो ये जूलियस सीजर के समय में किया गया। खोज की थी सीलिंग ची ने, ठीक है। और इन लोगों ने तो छुपा के रखा, खाली अपने पति को भेंट कर दिया, उसके बाद चीन के देश में ही चलता रहा, इन्होंने तो छुपा के रखा। लेकिन सर्वाधिक प्रयोग कहाँ किया गया, जूलियस सीजर थे, इनके समय में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग रेशम का किया गया, ठीक है। और ये कहाँ के निवासी थे, रोम, जूलियस सीजर रोम के निवासी थे, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। रेशम का मापन किसमें करते हैं, इंच में, मीटर में, सेंटीमीटर में, फिलामेंट में। तो मापन की बात हो रही है तो मीटर में करते हैं, लेकिन जो मीटर में जो रेशे नापे जाते हैं उन्हें हम कहते हैं क्या, फिलामेंट रेशे कहते हैं। तो ऐसे ही प्रश्न पूछा जाए, कोई स्टेपल रेशा है, ठीक है, तो स्टेपल रेशे का मापन किसमें करते हैं, तो इंच में करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, मापन पूछा गया तो मीटर में करते हैं, लेकिन जो मीटर में रेशे नापे जाते हैं उन्हें हम फिलामेंट कहते हैं। क्वेश्चन 39। रेशम के कीड़े की आयु कितनी होती है, 1 से 2 माह, 2 से 3 माह, 3 से 4 माह, या फिर 4 से 5 माह। तो रेशम की कीड़े की जो आयु होती है वो होती है 2 से 3 मंथ, 2 या 3 माह की होती है। इसको साल में 3 बार पाला जाता है। अगर पूछा जाए रेशम साल में कितनी बार पाला जाता है, तो 3 बार पाला जाता है रेशम, ठीक है। सॉरी, रेशम के कीड़े 3 बार पाले जाते हैं, मतलब 3 बार रेशम प्राप्त कर सकते हैं हम एक रेशम से, ठीक है। अगर हम इसकी पूछें कि किन किन अवस्थाओं से गुजरता है रेशम का कीड़ा किस किस अवस्था से गुजरता है, तो इसका क्रम पूछा जाता है। अंडा हो गया, लार्वा हो गया, ओके, लार्वा हो गया, प्यूपा हो गया, प्यूपा और फिर हो गया कीड़ा। तो ये 4 अवस्थाओं से गुजरता है। जो प्यूपा की स्टेज होती है इसी में रेशम प्राप्त किया जाता है, इसी में रेशम कीड़े को क्या होता है, मारकर रेशम प्राप्त कर लिया जाता है। अन्यथा अगर ये कीड़े की अवस्था में गया तो कीड़ा जो होता है रेशम को तोड़कर बाहर निकल जाता है और रेशम जो है निम्न कोटि का हो जाता है, क्योंकि रेशम के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो रेशम की अच्छी प्राप्ति करनी है तो आप प्यूपा की स्टेज में ही कीड़े को जो है मार सकते हो, ठीक है, मारा ही जाता है एक तरीके से। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। निम्न में से किस अम्ल की उपस्थिति के कारण मूंगा रेशम कड़ा भारी निम्न कोटि का हो जाता है, साइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टैनिक एसिड, या उपर्युक्त सभी। तो जो आपको पता है जो ये मूंगा रेशम है, सबसे पहली बात तो ये स्वनिर्मित रेशम है, वाइल्ड सिल्क का उदाहरण है। देखो रेशम की प्राप्ति हम 2 जगह से करते हैं, कौन कौन से, एक हो गया आपका स्वनिर्मित रेशम, जिसको हम वाइल्ड सिल्क भी कहते हैं, ओके, वाइल्ड सिल्क कहते हैं। और दूसरा होता है आपका उत्पादित रेशम, जिसको हम कल्टीवेटेड सिल्क कहते हैं, कल्टीवेटेड। जो आपका ये स्वनिर्मित होता है ये कितने तरीके का होता है, ये 3 तरीके का होता है, 3 तरीके में कौन कौन से आ गए, सबसे पहले आपका मूंगा रेशम आ गया, दूसरा आपका कौन सा आ गया, टसर आ गया, ओके, और तीसरा आपका हो गया अरंडी रेशम, अरंडी, ओके। मूंगा, टसर और अरंडी, ये 3 तरीके के रेशे प्राप्त होते हैं। तो जो आपका मूंगा होता है, ये मूंगा का ही प्रश्न दिख रहा है आपको, तो मूंगा रेशम कहाँ आ रहा है आपके, स्वनिर्मित में आ रहा है, वाइल्ड सिल्क। मतलब ऐसे कीड़े जो अपने आप पल गए, मान लो जंगल वगैरह में कीड़े थे तो वो अपने आप ही पल गए, आप गए, आपने देखा, वहाँ से आप रेशम ले आए, लेकिन आपने उस पर कुछ किया ना, उनके खाने का ध्यान रखा, ना उनकी कोई सेवा की, ना उनको पाला, ना कुछ किया, तो वो अपने हिसाब से पले बड़े हैं। तो जो ये मूंगा होता है ना, ये जो मूंगा रेशम प्राप्त होता है, एक सेकेंड, कलर चेंज करूँ, अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। जो मूंगा रेशम होता है ये ये जो कीड़े होते हैं क्या खाते हैं, ओक की पत्तियां खाते हैं, ओक की पत्तियां खाते हैं, ठीक है,
ओक की पत्तियां खाते हैं। जब ये ओक की पत्तियां खाती हैं, इसमें होता है क्या, टैनिक अम्ल होता है। सी ऑप्शन सही होगा, टैनिक अम्ल पाया जाता है। इसके कारण क्या होता है, ये कड़े एवं भारी हो जाते हैं, निम्न कोटि के हो जाते हैं। जो टसर होता है, ये टसर रेशम होता है। इसके जो कीड़े होते हैं ये ओक और बबूल पर पलते हैं, ओक और बबूल पर पलते हैं, ठीक है। और जो अरंडी होता है, अरंडी के जो कीड़े होते हैं ये अरंडी वृक्ष पर पलते हैं। तो ये अरंडी पर जो पलते हैं इसे हम हमारे गाँव में अंडी भी बोलते हैं। तो ये कोकून कैसा होता है, इसका कोमल होता है, सफ़ेद व पीलापन लिए होता है, ठीक है। रेशम इसका काफ़ी बारीक और कोमल होता है, मतलब ये अच्छा होता है। ओके, भारत में पूछा जाए तो बंगाल व असम में ये पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, कोकून काफ़ी अच्छा, मतलब इससे काफ़ी अच्छा रेशम प्राप्त हो जाता है। लेकिन बकाया उत्पादित जो रेशम होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। लपेटा हुआ रेशम, ठीक है, लपेटा हुआ होता है, दूसरा कटा हुआ होता है। तो ये दो तरीके के होते हैं। कटा मतलब स्पन यार्ड, स्पन का मतलब कटे हुए का मतलब क्या होगा, कीड़ा जो है, जो कीड़ा होता है यहाँ पर कोकून को तोड़कर निकल जाता है, जिससे आपके ये स्पन यार्न तैयार होते हैं। और लपेटे हुए बहुत अच्छे होते हैं हर तरीके से। जो लपेटा हुआ होता है वो आपने खुद पाला है ना रेशम को, रील्ड सिल्क कहलाता है ये, जिस ठीक है। जो लपेटा हुआ होता है आपका ये मतलब अच्छा रेशम रील्ड सिल्क कहलाता है, जिसमें मजबूती वगैरह, लचीलापन, ये सभी अच्छे गुण जो होते हैं जिससे हम नॉर्मल अच्छे कपड़े बनाते हैं, वो वाला रेशम ये होता है। ओके, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। उत्पादित रेशम का प्रकार नहीं है लपेटा हुआ रेशम, रील्ड सिल्क, कटा हुआ या फिर टसर। तो उत्पादित रेशम का प्रकार पूछ रहे हैं। अभी हमने आपको कितने बताया, उत्पादित रेशम दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, दो प्रकार, एक होता है लपेटा हुआ, दूसरा होता है कटा हुआ। तो लपेटा हुआ, लपेटे हुए को हम रील्ड सिल्क कहते हैं, और दूसरा हो गया कटा हुआ। लेकिन टसर क्या है, टसर अभी हमने बताया था स्वनिर्मित है। स्वनिर्मित कितने थे, 3 थे। कौन कौन से, मूंगा रेशम, टसर रेशम, अरंडी रेशम, जिसमें ये टसर क्या हो गया आपका, स्वनिर्मित है। तो यही उत्पादित रेशम का प्रकार नहीं, उत्पादित रेशम के ये दो प्रकार हैं, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 42, रेशम के रेशों की लंबाई। तो रेशम के रेशों की लंबाई आपको बतानी है, मीटर में कितनी होती है, 300 से 1200 मीटर, 3000 से 12000 मीटर, 300 से 4000 मीटर, या फिर निम्न में से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा 300 से 1200 मीटर, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। जब कोकून को रंग, आकार, माप तोल के आधार पर मापित किया जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्काउचिंग कहते हैं, सॉर्टिंग कहते हैं, डीगमिंग कहते हैं, या फिर क्रेविंग कहते हैं। तो जब भी रेशम को के कीड़े या कोकून को, या फिर मतलब जो भी प्यूपा, जिस भी स्टेज में आप रेशे ले रहे हो, तो जब हम उसे रंग, आकार, माप तोल के आधार पर अलग करते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं भाई, छांटते हैं। छांटने का मतलब हो गया सॉर्टिंग करना, ठीक है, सॉर्टिंग करना। स्काउचिंग का मतलब होता है हाथ से या फिर मशीन से कैसे भी आप शुद्धिकरण कर रहे हो, रेशे की सफाई कर रहे हो, ठीक है। तो स्काउचिंग में शुद्धिकरण होता है, हाथ से भी होता है, ये मशीन से भी किया जाता है। डीगमिंग में आप क्या करते हो, गोंद चढ़ाते हो। गोंद जो है, सॉरी, गोंद चढ़ाते नहीं हो, वो तो बेटिंग प्रोसेस में होता है गोंद चढ़ाना। गोंद हटाते हो, क्योंकि सेरेसिन गोंद पाया जाता है तो इसको हटाया जाता है। तो 30% तक यहाँ पर कहते हैं वजन जो है रेशम के रेशे का कम हो जाता है, मतलब भार कम हो जाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। रेशम ब्लीच से प्रभावित होता है, लेकिन निम्न व्यंजक इस पर उपयोग किया जा सकता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, एवा भी, दोनों, निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड और फिर सल्फर डाइऑक्साइड दोनों का प्रयोग कर सकते हो। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, रेशम पर। ओके, बेसिकली तो इन चीज़ों पर ब्लीच वगैरह ज़्यादा नहीं किया जाता है, लेकिन ये वाला किया जा सकता है। क्वेश्चन है 45, कच्ची रेशम में फाइब्रिन की मात्रा कितनी होती है, 10%, 20%, 40% या फिर 80%। तो 20% तो आपका सेरिसिन होता है, ठीक है। सेरिसिन कितना होता है, 20% होता है। किसमें, कच्चे रेशम की बात हो रही है यहाँ पर, कच्चे रेशम की, क्वेश्चन पर ध्यान देना, ठीक है। और 80% क्या होता है, फाइब्रिन होता है कच्चे रेशम में। फाइब्रिन कितना होता है, 80% होता है कच्चे रेशम में। लेकिन ओवरऑल आपसे पूछा जाए फाइब्रिन कितना होता है, वो शायद मैंने प्रश्न डाल रखा है, तो चलो नीचे बात करते हैं, नहीं तो मैं बाद में बता दूंगी। क्वेश्चन है यहाँ पर 46, डीगमिंग प्रक्रिया में रेशम का भार कम हो जाता है, 10%, 20%, 30% या फिर 40%। तो डीगमिंग की प्रक्रिया में अभी हमने बताया आपको कितना परसेंट भार जो है कम हो जाता है, तो 30%। डीगमिंग के प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पर 30% भार कम होता है। और जब गोंद हटाया जाता है, मतलब उसी को हम क्या कहते हैं, डीगमिंग कहते हैं। लेकिन जब एक प्रोसेस होता है सॉफ्टनिंग का प्रोसेस होता है, सॉर्टिंग के तुरंत बाद होता है सॉफ्टनिंग, मतलब मुलायम करना, रेशों को मुलायम करना। तो वहाँ पर तेल वगैरह लगाकर मुलायम किया जाता है, तो उसमें भी सेरेसिन जो होता है 1% जो है आपका हट जाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, मतलब आपसे पूछा जाए सॉफ्टनिंग के प्रोसेस में रेशम से सेरेसिन एक कितने % हटता है, तो
सॉरी 1% हटता है। कब? जब आप सॉफ्टनिंग का प्रोसेस करते हो, लेकिन जब डीगमिंग का प्रोसेस करते हो तो 30% हटता है। तो ये दोनों डिफरेंस याद रखिएगा। क्वेश्चन है 47, रेशम उत्पादन की प्रक्रिया में किस अवस्था में रेशम का छोर प्राप्त होता है? सॉर्टिंग में, सॉफ्टनिंग में, स्पिनिंग में, डीगमिंग में। तो अभी जो हमने आपको बताया था रेशम की प्राप्ति में जब हम छोर प्राप्त करते हैं किस अवस्था में करते हैं? सॉफ्टनिंग में ही करते हैं। जब सॉफ्ट करते हैं, उसको मुलायम करते हैं, उसी समय छोर भी आपको प्राप्त हो जाता है। और इसी सॉफ्टनिंग में ही 1% क्या होता है? सेरिसिन और कम हो जाता है। जो सेरिसिन होता है 1% और कम हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न सॉफ्टनिंग अगर पूछा जाए कितने नंबर पर आता है, तो ये सेकेंड नंबर पर। पहले नंबर पर क्या होता है? सॉर्टिंग आता है, छटाई करते हैं कोकून की हम, उसके कलर के आधार पर, उसके आकार के आधार पर, माप तोल के आधार पर। फिर हम उसकी सॉफ्टनिंग, उसको मुलायम करने का काम करते हैं। भाई कोकून को जब आप छांट लोगे तभी तो उसको धागा प्राप्त करने के लिए उसको मुलायम करोगे। ठीक है, तो मुलायम करते हैं सेकंड नंबर। फिर हम स्काउचिंग करते हैं। फिर हमने क्योंकि उसको मुलायम कर लिया, अब उसको हम क्या करेंगे? उसका साफ सफाई करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। अभी हम टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हम इस प्रोसेस को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि प्रोसेस नेट में पूछा जाता है। बस इनके आपको सारे चीज़ों के अर्थ पता होने चाहिए। और एक दो क्लास हम कोई ऐसी भी डाल देंगे जिसमें हम ये जो प्रोसेस से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें सारे प्रोसेस के और परिभाषाएं, जो टेक्सटाइल में ज़्यादा परिभाषा नहीं पूछी जाती हैं, तो उसको एक में ही डाल देंगे जिससे एक बार में ही सारी कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 48, अच्छे डायमीटर का रेशम प्राप्त करने के लिए रीलिंग प्रक्रिया में कितने धागे एक साथ लपेटे जाते हैं? 25 धागे, 3 से 10 धागे, 5 से 7 धागे, डी है निम्न में से कोई नहीं। तो जब भी आपको अच्छे डायमीटर का रेशम प्राप्त करना होता है तो 3 से 10 धागे जो होते हैं आप एक बार में लपेटते हो रीलिंग प्रोसेस में। ठीक है, यहाँ पर एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। जो पुराने समय में जो ऑपरेटर होते थे, ऑपरेटर मतलब जो रीलिंग का काम करते थे, रेशम को चढ़ाते थे रीलिंग के लिए, ये क्या करते थे? मात्र 5 से 7 धागे लपेट पाते थे। लेकिन आज के समय में जो नए ऑपरेटर हैं तो वो कम से कम कितने? ये 5 से 7 इसका आंसर हो गया। कितने मतलब पहले के ज़माने के जो ऑपरेटर थे रेशम पर कितने धागे चढ़ा सकते थे रीलिंग में? तो 5 से 7 धागे। लेकिन आज के समय में जो आधुनिक ऑपरेटर हैं वो 25 धागे तक एक साथ रीलिंग प्रोसेस में संभाल सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। रेशे ताप का डैश है, मतलब कुचालक है, सुचालक है, एवा भी दोनों या डी निम्न में से कोई नहीं। तो रेशम है, ऊन है, ये क्या है? ताप के कुचालक है। कपास है, लीलन है, ये ताप के सुचालक है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। प्रश्न है आपका, रेशम में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 5%, 95%, 14% या फिर 20%। तो रेशम में जो प्रोटीन का आपका प्रतिशत होता है वो कितना होता है? 14%। ठीक है, प्रोटीन कितनी होती है? 14% होती है। ओके, 5% क्या होता है इसमें? तो ये इसमें वसा भी होती है कुछ। ठीक है, वसा होती है, साथ ही साथ ऐश मतलब जो एक राख की मात्रा होती है, व अशुद्धियाँ, अन्य अशुद्धियाँ भी होती हैं, कुछ और भी अशुद्धियाँ होती हैं। टोटल मिलाकर कितनी? 5% होती हैं। जो फाइब्रिन प्रोटीन है होता है वो कितना होता है? 95% होता है। 95 95% होता है। ठीक है, फाइब्रिन प्रोटीन होता है। और यहाँ पर अगर हम 20% की बात करते हैं, क्या होता है? तो हमने आपको बताया था 20% सेरेसिन होता है। ठीक है, सेरेसिन गोंद होता है। ओके, क्लियर हुआ? ताप का कुचालक होता है। प्रकृति पे प्रकृति कैसी होती है रेशम की? प्रकृति पूछी जाए तो प्रकृति गर्म होती है इसकी। ठीक है, गर्म होती है। ओके, ठंड के दिनों में आप इसे पहनते भी हो। क्लियर हुआ? अगर हम बात करें रेशम के कीड़े कितनी बार पाले जाते हैं? वर्ष में 3 बार पाले जाते हैं रेशम के कीड़े। जानवरों के शरीर से ऊन कितनी बार उतारी जाती है? तो 2 बार उतारी जाती है, और ये 3 बार पाले जाते हैं। ओके, क्लियर हुआ? और कुछ इसका व्यास कितना होता है रेशम का? प्रश्न मैं पूछ चुकी हूँ, फिर भी मैं बता देती हूँ। व्यास इसका होता है 0.0059 से 0.00118। ठीक है, ये इसका व्यास 8 है ये। ठीक है, 8 ये व्यास होता है, इसका ध्यान रखिएगा। प्रत्यास्थता इसमें भी अच्छी होती है लेकिन ऊन से कम होती है। आकार इसका कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है, त्रिभुजाकार आकार पाया जाता है इसमें। ओके, जैसे कपास का अंडाकार आकार होता है। अम्ल का प्रभाव इस पर कैसा पड़ेगा? अच्छा पड़ेगा। अम्ल का प्रभाव अच्छा पड़ता है। अम्ल का प्रभाव कैसा पड़ता है? अम्ल का प्रभाव अच्छा पड़ता है। प्रभाव अच्छा पड़ता है। ठीक है, अच्छा पड़ता है। क्षार का प्रभाव खराब पड़ेगा। रंगने के लिए कौन सी डाई प्रयोग करोगे? तो प्रोटीन रेशे पर एसिड डाई का प्रयोग किया जाता है। एसिड डाई का प्रयोग किया जाता है। रंग रेशम क्या पूछा जाए ग्रहण करने में कैसे होते हैं? तो रंग जल्दी ग्रहण करते हैं और लंबे समय तक इस पर रंग चलता है। ठीक है, व्यंजक हमने आपको बता दिया। घरेलू तौर पर आप इस पर सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का प्रयोग कर सकते हो। घरेलू तौर पर अगर घरेलू ब्लीच पूछा जाए कौन सा, तो सोडियम हाइड्रोक्लोराइड होता है, इसका प्रयोग आप कर सकते हो। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड,
हाइड्रोक्लोराइड। लेकिन अभी हमने आपको जो बताया था ब्लीच, वैसे कौन से प्रयोग किए जाते हैं ज़्यादातर, तो वो लोग जो हाइड्रो पेरोक्साइड होता है और सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ये वाले ब्लीच इस पर प्रयोग किया जाते हैं। आर्द्रता धारण क्षमता कितनी होती है? तो 10%। आर्द्रता धारण क्षमता कितनी होती है? 10% होती है। आर्द्रता आर्द्रता मतलब नमी को ऑब्जर्व करने की क्षमता कितनी होती है? 10% होती है रेशम में। क्लियर हुआ? और कुछ पूछना है? रंग कैसा होता है? उज्जवल पीला से सफ़ेद होता है। उज्जवल मतलब साफ सफ़ेद कलर होता है, चमकता हुआ, और पीले से पीला रंग भी हो सकता है, सफ़ेद भी हो सकता है, तो मतलब थोड़ा पीला सफ़ेद दोनों होता है। पीला भी जो होता है वो थोड़ा साफ सुथरा पीला होता है ना, क्योंकि पीले में भी कई शेड आते हैं। ओके, लेकिन इनमें जो सफ़ेद रंग का जो होता है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ओके, जो रेशम कौन सा अच्छा माना जाता है, पूछा जाए पीला या सफ़ेद, तो सफ़ेद रेशम ज़्यादा अच्छा माना जाता है। बाद में हम इसे अपने हिसाब से रंग सकते हैं। 300 फ़ारेनहाइट तक का ये ताप ग्रहण कर लेता है, मतलब 300 फ़ारेनहाइट तक का, सॉरी, ये ताप जो है बर्दाश्त कर सकता है 300 फ़ारेनहाइट तक का। क्लियर हो? तो इतनी चीज़ें हमने आज बात की। चमक अच्छी होती, संरचना इसमें दोहरी होती है और त्रिभुजाकार इसका आकार होता है। तो आर्द्रता धारण क्षमता भी हमने आपको बता दी थी। रगड़ का प्रभाव बुरा पड़ता है भाई, ऊनी पे भी, इस पे भी बुरा पड़ता है। जो अगर आपसे पूछा जाए कोकून के वजन का कितना प्रतिशत रेशम होता है, तो मात्र 16%। मान लो कोकून है, आपको अपने आप में जितना भी कोकून है उसे कितना मानोगे आप? 100% मानोगे, तो उसमें भी मात्र रेशम 16% होता है। बकाया सारी गंदगियाँ होंगी, प्रोटीन होगा, गोंद होगा, यही सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी बताना ना भूलिएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।